तो भाइयों, एक होती है खराब जिंदगी, एक होती है बुरी जिंदगी। लेकिन हमारे मेन प्रोटोगोनिस्ट मेहुल की जिंदगी तो नर्क से भी बदतर थी। उसने बचपन से ही वो दर्द देखा था जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। वो हर दिन सिर्फ एक ही वजह से सांस ले रहा था, बदला। उसकी पूरी दुनिया उस दिन उजड़ गई जब एक साइको किलर ने उसकी आंखों के सामने उसके पिता को ऐसी दर्दनाक मौत दी जिसे कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। उसने पहले उनके नाखून एक एक करके उखाड़े, फिर तड़पते हुए उनसे उनके ही बेटे का फेवरेट गाना गाने को कहा और हर पल उनकी चीखों का मजाक उड़ाता रहा। आखिर में उसने उन्हें मेहुल की आंखों के सामने बेरहमी से मार डाला। उस पल मेहुल अपने पिता को बचाना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ एक छोटा सा बेबस बच्चा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं कर सकते थे। उस दिन उसके बचपन के साथ साथ उसकी मुस्कुराहट भी हमेशा के लिए मर गई। सालों बाद भी वो दर्द जरा भी कम नहीं हुआ। मेहुल की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद बचा था, उस साइको किलर को अपने हाथों से मौत देना। लेकिन उस दरिंदे तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि उसे मारने के लिए मेहुल को खुद जेल के अंदर जाना पड़ेगा, जहां हर कदम पर मौत उसका इंतजार कर रही होगी। कहानी शुरू होती है एक बेहद डरावने सीन से, जहां एक आदमी दो गुड़ियों के जरिए मां और बेटे के बीच बातचीत की एक्टिंग कर रहा था। असल में वो आदमी था साइको किम शिन, जो एक अपार्टमेंट में बैठा खेल रहा था। तभी दरवाजा जोरदार धमाके के साथ टूटता है और हथियारों से लैस पुलिस अंदर घुसकर किम शिन को सरेंडर करने को कहती है। लेकिन कमरे के अंदर का नजारा देखते ही सबके कदम जम जाते हैं। जमीन पर एक माँ और उसके मासूम बच्चे की लाश पड़ी थी और चारों तरफ खून ही खून था। किम शिन ने दोनों के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तभी एक डिटेक्टिव भीड़ को चीरता हुआ अंदर आता है, लेकिन लाशों को देखते ही उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो किसी अनजान की नहीं बल्कि उसकी पत्नी और बेटे की थी। उस डिटेक्टिव का नाम डिटेक्टिव ड्यू था। अपनी फैमिली को इस हालत में देखकर उसके अंदर का इंसान जैसे मर जाता है और एक बेकाबू बाप जाग उठता है। वह अपने साथियों को धक्का देकर किम शिन की तरफ बढ़ता है। एक ऑफिसर उस पर इलेक्ट्रिक गन चलाता है, लेकिन उसके गुस्से के आगे करंट का भी कोई असर नहीं होता। आखिरकार उसका सीनियर मजबूरी में उसके पैर में गोली मार देता है। गोली लगने के बाद भी डिटेक्टिव रेंगते हुए किम शिन तक पहुंचने की कोशिश करता रहता है, लेकिन बेहोश हो जाता है। तभी किम शिन उसे देखकर हल्की सी मुस्कान देता है और कहता है, अब से आपका बेटा मैं हूँ पापा। इसके बाद किम शिन गिरफ्तार हो जाता है और कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा सुना देती है। लेकिन जेल जाने से पहले पुलिस उससे पूरे क्राइम को रिक्रिएट करने के लिए कहती है, जहां वह गुड़ियों के जरिए बताता है कि उसने उस माँ और बच्चे के साथ क्या किया था। उसने बच्चे को बाथरूम में बंद कर दिया था और माँ से कहा था कि अगर उसने अपने बेटे का पसंदीदा गाना पूरा गा दिया तो वह उसके बच्चे को छोड़ देगा। मजबूर माँ अपने बेटे की जिंदगी के लिए गाना शुरू करती है, लेकिन किम शिन हर सुर के साथ उसकी एक एक उंगली काटता जाता है। दर्द में चीखते हुए भी वह माँ गाना जारी रखती है, लेकिन गाना पूरा होने से पहले ही ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी कोर्ट रूम में पहुंचती है, जहां एक कोने में एक पतला सा स्कूल का लड़का खड़ा था, जिसका नाम मेहुल था। वह भी किम शिन के शिकार था, क्योंकि किम शिन ने मेहुल के पूरे परिवार को इसी तरह मार डाला था। किम शिन ने उसके पापा को भी इसी तरह गाना गवाकर मारा था, लेकिन सिर्फ मेहुल के पापा ने अपने बेटे को जिंदा रखने के लिए मरते दम तक गाना गाया था। मेहुल वो मंजर कभी नहीं भूल पाया था। हादसे ने मेहुल को हमेशा के लिए बदल दिया था। स्कूल में वो एक अलग ही इंसान था। वो उन बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर मारता था जो दूसरों को परेशान करते थे, जो बुलिस थे। उसके अनाथ आश्रम के टेक केयर पिता, जो एक बहुत ही धार्मिक इंसान थे, उसे समझाते थे कि हिंसा किसी बात का जवाब नहीं है। लेकिन मेहुल की दुनिया के नियम अब अलग थे। उसे लगता था कि इस दुनिया में कुछ लोग सजा के ही लायक होते हैं। उसकी आंखों के सामने हमेशा अपने पिता की परछाई घूमती रहती थी। खून में सने हुए गाना गाते हुए अपने पिता की वो याद, यह सीन उसे याद दिलाती थी कि बुराई को खत्म करना जरूरी है। इसके बाद जब भी वो गुंडे लड़कों को किसी बुढ़िया को परेशान करते देखता तो मेहुल चुपके से उनके खाने में कुछ तेज नुकीली चीज डाल देता। जब भी वो गली के लफंगों को स्टूडेंट्स को तंग करते देखता तो बिना सोचे ईंट उठाकर उनकी माथे पर पटक देता। इतने समय से वो अपने तरीके से बुरे लोगों को सजा दे रहा था। एक दिन उसे पता चलता है कि स्कूल के कुछ लड़के लड़कियों को पार्टी में बुलाकर उन्हें ड्रग्स देकर उनका गलत वीडियो बनाने का प्लान कर रहे हैं। मेहुल का खून खौल उठता है, लेकिन वो उनसे सीधे नहीं लड़ता। वह चुपके से उनके घर जाता है और गैस की पाइप में छेद कर देता है। रात में जब वह लड़के अपने घिनौने सीन को अंजाम देने वाले होते हैं, उनमें से एक सिगरेट जलाने के लिए लाइटर निकालता है और बूम, एक जोरदार धमाका होता है। दूर खड़ा
मेहुल उस आग की लपटों को देखता है। उसके चेहरे पर ना दुख था ना खुशी, सिर्फ एक अजीब सा सुकून था। मेहुल के लिए न्याय वहीं हो चुका था। मेहुल नीचे खड़ा होकर खाली चेहरे से सब देख रहा था, लेकिन उसी वक्त उसके बगल वाला आदमी अचानक हंस पड़ा। उसने मेहुल की तरफ देखा और बोला, तूने मुझे कुछ मजेदार चीज दिखाई। इतना बोलकर वो आदमी मुड़कर चला गया। ये वही डिटेक्टिव था। मेहुल ने उसे सिर्फ कोई अजीब अधेड़ आदमी समझा और ज्यादा नहीं सोचा। मेहुल अक्सर उस पागल कत्ल करने वाले के सपने देखता है जिसने उसके सारे फैमिली को एक राक्षस की तरह मारा था। वो हत्यारा एक परछाई है जो उसकी जिंदगी भर उसका पीछा करेगी। अपने परिवार को खोने के बाद मेहुल अनाथालय में रह रहा था। सालों बीत जाते हैं। मेहुल इसी तरह बड़ा हो जाता है। वहाँ सब उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। वहाँ मेहुल अक्सर दूसरे बच्चों के साथ खेलता और मजाक करता था और जिंदगी फिर से थोड़ी ट्रैक पर आने लगी थी। ठीक उसी वक्त टीवी पर अचानक खबर आई कि कत्ल करने वाला किम शिन अभी भी जिंदा है। वो कत्ल करने वाला किम शिन, जिसने 10 साल पहले पूरे देश को दहशत में डाल दिया था, अब जेल में राजा की तरह रह रहा है। बिना किसी फिक्र के खाने कपड़े के साथ जेल में मजे कर रहा था। मेहुल के दोस्तों ने जैसे ही ये देखा, जल्दी से टीवी बंद कर दिया ताकि मेहुल ये देखकर कि उसके माता पिता के किलर को कोई सजा नहीं हुई है, वो दुखी न हो जाए। ये सुनकर मेहुल ने कहा उसने पहले ही माफ कर दिया है। उस रात एक सुनहरे बालों वाला गुंडा एक स्टूडेंट को धमका रहा था और उसे अपने साथ शॉर्ट वीडियो बनाने पर मजबूर कर रहा था। इस सुनहरे बालों वाले गुंडे का नाम पार्क कैंडू था और मेहुल ने अपनी आंखों से पूरा मंजर देख रहा था कि कैसे वो वीडियो में पार्क कैंडू वो स्टूडेंट्स को सिगरेट पीने से रोकने का नाटक करता था। वो साला झूठा बुली वीडियो में अच्छा आदमी बनने की इमेज बनाता था और उन वीडियो के नीचे लगभग सारे कमेंट उसकी तारीफ करते थे, लेकिन कैमरे के पीछे जब लाइक्स कम हो जाते तो वो उन स्टूडेंट्स को सजा देता जो उसके साथ फिल्म करते थे। हाई स्कूल में पार्क कैंडू ने एक बार 30 साल के एक आदमी को इतना पीटा कि वो लंगड़ा हो गया और वो आदमी अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। वजह बेहद छोटी थी। पार्क कैंडू नशे में सड़क जाम किए बैठा था। उस आदमी ने सिर्फ कुछ बार समझाने की कोशिश की और पार्क कैंडू ने उसे पागल की तरह पीटा, लेकिन नाबालिग कानून की वजह से आखिरकार उसे सिर्फ 2 साल जेल हुई। जेल से निकलने के बाद पार्क कैंडू ने जेल की जिंदगी पर शॉर्ट वीडियो बनाना शुरू किया और उस जहरीले कंटेंट की वजह से वो रातों रात फेमस हो गया। उसी वक्त पार्क कैंडू अपनी कार में वापस आया, लेकिन उसने जल्दी नोटिस किया कि उसके कार पर कई खरोंचें बनी हुई हैं। जैसे ही वो झुककर करीब से देखने लगा, मेहुल पहले से ही उसके पीछे खड़ा था, हाथ में हथौड़ा लिए। अगले सेकंड हथौड़ा पार्क कैंडू के सिर के पीछे जा लगा और जैसे ही मेहुल दूसरी बार मारने वाला था, पार्क कैंडू अचानक होश में आ गया और उस पर झपटा। दोनों के बीच साइज और ताकत का फासला बहुत ज्यादा था। पार्क उससे कहीं ताकतवर था और मेहुल जल्दी जमीन पर दब गया। पूरी तरह से जवाब नहीं दे पा रहा था। मेहुल की कमजोर बेबस मुक्कों को देखकर पार्क कैंडू ने मजाकिया मुस्कान भी दी और उसे असली मुक्का मारना सिखाने लगा। एक के बाद एक मुक्के मेहुल के चेहरे पर पड़ने लगे। जैसे ही मेहुल की होश उड़ने लगी, तभी वो डिटेक्टिव जिसको हमने पहले देखा था अचानक दौड़ कर आया और पार्क कैंडू को जकड़ लिया। उस आदमी ने मेहुल की तरफ देखा और बोला, जब तू अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के खिलाफ हो तो पहले कमजोर जगहों पर हमला कर और मौका बना। इतना बोलकर उसने तुरंत पार्क की गर्दन में हाथ डाल दिया और बताया कि चाहे कोई कितना भी मजबूत हो, जैसे ही कैरोटिड आर्टरी दबती है, कुछ सेकंड में बदन ढीला पड़ जाता है और होश चला जाता है, और अगर तू उन्हें उसी हालत में रखे तो तू पूरे यकीन से तू उन्हें मार सकता है। फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, नतीजा एक जैसा होता है। लेकिन किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि मेहुल ने उसी आदमी को धक्का दे दिया और तुरंत पार्क कैंडू को फर्स्ट एड देने लगा, क्योंकि मेहुल नहीं चाहता था कि वो इतनी आसानी से मर जाए। वो चाहता था कि पार्क कैंडू भी उसी तरह तड़पे जैसे पीड़ित तड़पा था। वो चाहता था कि पार्क कैंडू बाकी जिंदगी पछतावे में डूबा रहे। उसके बाद उस आदमी ने मेहुल से कहा कि वो एक पूर्व डिटेक्टिव था जिसने एक बार किम शिन का पीछा किया था, और बताता है कि किम शिन ने उसके फैमिली को भी मारा है और उसकी जिंदगी किम शिन के वजह से बर्बाद हो गई है। और सबसे जरूरी ये कि वो मेहुल को और मजबूत बना सकता है। उस आदमी ने मेहुल से कहा, अगर तू किम शिन से निपटना चाहता है तो तुझे मजबूत बनना पड़ेगा। अगर तू हमारे साथ जुड़ जाए तो तुझे किम शिन को मारने का मौका मिलेगा। जो लोग किम शिन को मरवाना चाहते हैं वो एक ताकतवर धनुष की तरह हैं, और तू वो तीर है जो किम शिन को छेद देगा। डिटेक्टिव मेहुल से कहता है कि जेल में घुसने वाला मेहुल ही होगा और अपने हाथों से किम शिन को मारने वाला भी मेहुल ही होगा।
अगले दिन मेहुल चोटों से लदा स्कूल वापस आया। जैसे ही सिया ने उसे देखा उसने पूछा, ये किसने किया? लेकिन मेहुल ने सिर्फ इतना कहा कि गलती से गिर गया था। सिया ने उसकी तरफ देखा और बोली, अगर कोई तुझे परेशान कर रहा है तो मुझे बता। ठीक उसी वक्त मेहुल का फोन अचानक बजा। एक मैसेज आया। मैसेज उसी डिटेक्टिव ने भेजा था जिसमें लिखा था कि अगर तू हमारा तीर बनना चाहता है तो मीटिंग प्लेस पर आ जा। मैसेज पढ़ने के बाद मेहुल ने अपने उन दोनों दोस्तों से कहा आज उसके कुछ और प्लान हैं, तो इसीलिए वो उन दोनों से बाद में मिलेगा। मेहुल हमें बताता है कि सिया के माता पिता अनाथालय के पास एक किराना दुकान चलाते हैं, तो बचपन से ही मेहुल, तेसुक और सिया साथ में ऐसे बड़े हुए हैं जैसे वे तीनों असली भाई बहन हों। उस रात मेहुल उस जगह पहुंचा जहां उसे उस डिटेक्टिव से मिलना था। उस वक्त मेहुल जरा सी भी लापरवाही नहीं कर सकता था। उसी वक्त वो आदमी अचानक मेहुल के पीछे आ गया और फिर उसे अंदर ले गया। ये वो जगह थी जो मेहुल को मजबूत बना सकती थी। ये वो जगह थी। डिटेक्टिव उसे बताता है कि आदमी को फौज में रहते वक्त संयोग से पता चला था। डिटेक्टिव अपनी पुरानी पहचान बताता है कि वो पहले आर्मी में था और ये गज नॉर्थ कोरियन स्पेशल ऑपरेटिव की थी। मेहुल उससे पूछता है कि मुझे जेल में जाके किम शिन को मारने के लिए क्या करना होगा। डिटेक्टिव उसे कहता है कि तुम्हें और भी स्ट्रांग बनना होगा। अब डिटेक्टिव ने मेहुल को एक मिशन दिया कि मेहुल को उसके ट्रेनिंग को सरवाइव करना होगा। जैसे ही उसने बात खत्म की, एक चाकू जैसा हाथ का वार सीधा मेहुल के गले की तरफ चला दिया। मेहुल इससे नीचे गिर जाता है। डिटेक्टिव मेहुल को बताता है कि किम शिन कोई आम कत्ल करने वाला नहीं बल्कि एक राक्षस है जो एक साथ 3 अनुभवी डिटेक्टिव को मार सकता है। डिटेक्टिव उसे जोर से पकड़ते हुए कहता है कि अगर किसी तीर में मारने की ताकत नहीं है तो वो सिर्फ अपनी लोकेशन एक्सपोज करता है। तो डिटेक्टिव अब मेहुल को एक असली तेज तीर बनाएगा। उस आदमी ने मेहुल को एक वाक्य साफ याद करवाया, तू और मैं दोनों सिर्फ बदले के औजार हैं। ठीक उसी वक्त मेहुल ने अचानक अपना हाथ जेब में डाला और अगले सेकंड एक छोटी चाकू निकालकर डिटेक्टिव पर वार किया। लेकिन चाहे मेहुल ने कितनी भी सावधानी से तैयारी की हो, डिटेक्टिव उसकी तैयारी की तारीफ तो करता है लेकिन कहता है कि जेल के अंदर किम शिन जैसे जानवर को मारने के लिए यह खिलौना काफी नहीं होगा। और दूसरी तरफ जेल के अंदर हमें किम शिन की क्रूरता की एक झलक देखने को मिलती है। कुछ गुंडे उसे चाकू दिखाकर धमकाने की कोशिश करते हैं लेकिन किम शिन ने पहले ही उनके एक साथी को बंधक बना रखा था। उन लोगों ने उसे सोते समय मारने की कोशिश की थी, जिसकी सजा के तौर पर किम शिन ने उस आदमी का कान काट दिया और धमकी दी कि वह उन सब के शरीर के आधे अंग तोड़ देगा। जो उसके कमरे में घुस आए थे वो अपराधी जल्दी सिर झुकाकर माफी मांगने लगे और किम शिन से अपने बॉस को छोड़ने की भीख मांगने लगे। उन्होंने वादा भी किया कि डायरेक्टर योंग के खिलाफ फिर कोई हरकत नहीं करेंगे। ठीक उसी वक्त एक हट्टा कट्टा आदमी अंदर आया। अब ये हट्टा कट्टा आदमी भी कोई अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन किम शिन के मुकाबले वो लगभग इंसाफ का दूत लग रहा था। जैसे ही बात खत्म हुई, हट्टे कट्टे आदमी ने सीधा किम शिन के चेहरे पर मुक्का मारा। दूसरी तरफ मेहुल डिटेक्टिव से इतना पीटा जा चुका था। डिटेक्टिव मेहुल को डांटते हुए उसका चाकू छीन लेता है और उसे सिखाता है कि हथियारों पर कभी निर्भर नहीं रहना चाहिए, खासकर जब दुश्मन तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। यह सुनकर मेहुल पूछता है कि किम शिन आखिर कितना मजबूत है, क्या वो डिटेक्टिव से भी ज्यादा ताकतवर है? डिटेक्टिव जवाब देता है कि उसने एक बार खुद किम शिन की लड़ाई का फुटेज देखा था। किम शिन इंसान की हड्डियों को स्पंज की तरह मोड़ सकता था और मांसपेशियों को रोटी फाड़ने की तरह फाड़ सकता था। ताकत और स्पीड दोनों में वो इंसान की हद से बहुत आगे निकल चुका था। डिटेक्टिव आगे बताता है कि उसे किसी हथियार की जरूरत ही नहीं, सिर्फ उंगलियों से वो सीधा मांस छेद सकता है। जेल में किम शिन की कोठरी में अपराधियों को उसने जल्दी निपटा दिया। उसी वक्त एक आदमी ने किम शिन की तरफ देखा और तारीफ की कि वो सच में असाधारण है। जेल में एक बड़ा गैंगस्टर है जिसे हम बॉस कह सकते हैं। किम शिन उसी के लिए काम करता है। बॉस का एक वफादार आदमी है स्कारफेस, जो किम शिन से जलता है क्योंकि बॉस अपनी सुरक्षा के लिए उस पर नहीं बल्कि किम शिन पर भरोसा करता है। किम शिन उसका मजाक उड़ाता है जिससे स्कारफेस भड़क जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। लेकिन किम शिन की पकड़ किसी गोरिल्ला जैसी थी। वो स्कारफेस का हाथ ऐसे पकड़ता है कि उसे असहनीय दर्द होता है। उसके तुरंत बाद उसके अधीनस्थ अंदर आए और गंदगी साफ करने लगे। उनमें से एक ने बॉस को याद दिलाया किम शिन के साथ अकेले रहना बहुत खतरनाक है, लेकिन बॉस ने शांत स्वर में कहा, हमें किम शिन के साथ अच्छे रिश्ते रखने होंगे। इतना बोलकर उसने किम शिन को एक चिट्ठी दी। इधर डिटेक्टिव की नजर में इस दुनिया में कोई भी किम शिन को एक एक करके नहीं हरा सकता। वो आगे कहता है, अगर मेहुल उस राक्षस को पकड़ना चाहते हैं तो उन्हें साथ मिलकर प्लान बनाना होगा। तो अब मेहुल को और मजबूत बनना पड़ेगा।
अगले सेकंड डिटेक्टिव ने उसे फिर लात मारी और कहा कि अगर तू मजबूत बनना चाहता है तो असली लड़ाई का अनुभव चाहिए। लड़ाई में जैसे ही तू जरा सा भी गार्ड डाउन करता है तू मर जाता है। जब मेहुल फिर से उठा तो वो पहले से ही उस आदमी के घर में लेटा हुआ था। दीवार पर लटके परिवार की तस्वीर को देख रहा था। मेहुल ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये आदमी भी मुस्कुरा सकता है। वो कमरे से बाहर निकला तो जगह को पूरी तरह सुअर के बाड़े जैसा पाया। ठीक उसी वक्त उसने अचानक अपने पैरों के पास एक चिट्ठी देखी। उसने उठाकर देखा तो पता चला कि असल में वो किम शिन ने भेजी थी और चिट्ठी में किम शिन ने उस आदमी को पापा कहा था। जैसे ही आदमी उठा मेहुल ने तुरंत पूछा किम शिन का उससे क्या रिश्ता है। ये देखकर डिटेक्टिव ने जल्दी चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेहुल ने उसी पर चिल्लाकर कहा जो कुछ भी जानता है सब बता दे। लेकिन खुद डिटेक्टिव को भी नहीं पता था कि वो राक्षस उसे पापा क्यों कहता है। इधर जेल में किम शिन डिटेक्टिव की एक फोटो घूर रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा कि पापा अभी बिल्कुल अकेले हैं। वो बहुत अकेला महसूस कर रहे होंगे। इस बात से उसे बहुत खुशी हो रही है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव अपने अपार्टमेंट में मेहुल के सामने 15 साल पहले की वो बात याद करता है जब डिटेक्टिव की पहली बार किम शिन की मां से मुलाकात हुई थी। 15 साल पहले डिटेक्टिव अपनी टीम के साथ अपने मिशन में था। तब किम शिन की मां खुद डिटेक्टिव को ढूंढते हुए आई थी और बेतुकी बातें बड़बड़ा रही थी, जैसे वो दोनों पहले बहुत प्यार करते थे। उसने किम शिन को भी बुलाकर पापा को नमस्ते करने को कहा। किम शिन भी उसे पापा कहकर बुलाता है। ये देखकर डिटेक्टिव ने गुर्रा कर कहा पागलपन की भी हद होती है। उन्हें वार्न करता है कि चले जाओ वरना गिरफ्तार कर लेगा। लेकिन किम शिन की मां ने दावा किया कि उसके पास सबूत है। उसने एक बैग निकाला और कहा ये सबूत है। लेकिन बैग में सिवाय कचरे के ढेर के कुछ नहीं था। जैसे ही आदमी ने उसे कचरा कहा किम शिन की मां ने लगभग उसी वक्त नियंत्रण खो दिया। लेकिन अगले ही सेकंड किम शिन ने उसे रोका। उसने ठंडे स्वर में अपनी मां से कहा जल्दी निकल जा, तू पागल औरत। किम शिन की डांट के आगे उसकी मां एक शब्द भी वापस नहीं बोल सकी। दोनों को जाते देख डिटेक्टिव ने आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और उन्हें कुछ पैसे दे दिए। कहा जाकर कुछ खाने का खरीद लो और किम शिन से कहा अपनी मां के साथ अच्छा व्यवहार करना। ये सुनकर किम शिन ने जवाब दिया समझ गया पापा। उस वक्त डिटेक्टिव ने सोचा था या कि वो बस एक मानसिक रूप से अस्थिर माँ बेटा है। लेकिन किम शिन के 20 साल के होने के बाद उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया। किम शिन को परिवार शब्द से बेहद नफरत है और डिटेक्टिव बताता है कि कमीशन के अंदर परिवारों को लेकर एक अजीब और खौफनाक जुनून है। वह किसी भी खुशहाल परिवार को बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें देखकर उसके अंदर का हत्यारा जाग उठता है। जितना खुश परिवार उतनी ही मजबूत उसकी हत्या की इच्छा। ये सुनकर मेहुल ने डिटेक्टिव से गिड़गिड़ाकर कहा उसे मजबूत बना दे। वह उसे शैतान को खत्म करने की कसम खाता है जिसने उसके पिता की जान ले ली थी। वह डिटेक्टिव से उसे दरिंदे की जिंदगी खत्म करने का मौका मांगता है। डिटेक्टिव ने याद दिलाया इस पल से तू अब इंसान नहीं है, तू एक तीर है। अगले दिन मेहुल स्कूल से घर जा रहा था। उसी वक्त सिया ने खुद आगे बढ़कर उससे बात की। लेकिन उसने मुश्किल से छुआ ही था कि मेहुल दर्द से भौहें चढ़ा लिया। उसे चोटों से लदा देख सिया ने चिंतित होकर पूछा इस बार क्या हुआ। लेकिन मेहुल ने फिर जोर दिया कि सिर्फ फिर सीढ़ी से गिर गया था। फिर उसने जोड़ा कि उसके दूसरे प्लान है और पहले निकलना है। मेहुल का अजीब व्यवहार दोनों को तुरंत शक में डाल गया। उस रात मेहुल को जमीन पर दबाकर एक गुंडों के गिरोह ने पीटा। पीटते हुए वे गालियां देते जा रहे थे कि ये पागल कहां से आ गया। जैसे ही दिखा हमला कर दिया। ठीक उसी वक्त डिटेक्टिव आया और फाइट रोक दी। 4 के खिलाफ 1 की लड़ाई में मेहुल 3 मिनट 20 सेकंड टिका और हारने की सिर्फ एक वजह थी, उसकी ताकत और सहन शक्ति काफी नहीं थी। तो अब से जो ट्रेनिंग करनी थी वो मांसपेशियां और सहन शक्ति की थी। एक सांस में बड़ी कटोरी दलिया निगलना भी ट्रेनिंग का हिस्सा था। खाने के वक्त भी गार्ड डाउन नहीं करना था। ये अब ट्रेनिंग नहीं थी, ये नरक था और उसे सड़कों पर लाइव कॉम्बैट प्रैक्टिस के लिए भी जाना पड़ता था। लड़ते लड़ते शारीरिक सीमा तक जाना जहां और नहीं चल पाए और बेहोश होकर गिर पड़े। वो दिन बार बार दोहराए गए। अब मेहुल को महसूस हो रहा था कि उसका बदन हल्का होता जा रहा है। उसकी लय भी ज्यादा स्थिर हो रही थी। अब मेहुल के हाथ चाकू से तेज और हथौड़े से सख्त बनने थे जब तक एक मुक्का दुश्मन को गिराने के लिए काफी न हो जाए। पलक झपकते कई महीने बीत गए। अब तक मेहुल पूरी तरह बदल चुका था। चाहे किसी भी किस्म के गुंडों का सामना हो वो आसानी से निपटा लेता। मौजूदा मेहुल आखिरकार असली तीर जैसा लगने लगा था। अब उसे अगले फेज में जाना था और वो अगला फेज था किसी को जान से मारना। है एक्टिव उसे आखिरी काम सौंपता है जो एक आदमी को जान से मारना होता है।
मेहुल उस आदमी के घर में घुसता है और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे आदमी को सजा देने में मजा आ रहा हो, लेकिन ठीक जब वह उसे जान से मारने वाला होता है तभी आखिरी पल में उसकी नजर किसी ऐसी चीज पर पड़ती है जो उसे रोक देती है और वह उसे आदमी की जान बख्शकर वहां से चला जाता है। अपने मिशन में फेल होने के बाद मेहुल को डिटेक्टिव के भयानक गुस्से का सामना करना पड़ता है। डिटेक्टिव उसे पर ताना मारता है कि मेहुल सिर्फ एक डरपोक है, वह कभी भी बदला लेना ही नहीं चाहता था, बस हीरो बनने का नाटक कर रहा था। लेकिन उसका सारा गुस्सा हवा हो जाता है जब मेहुल उसे बताता है कि बिस्तर के नीचे छुपा हुआ बच्चा ठीक उसी उम्र का था जिस उम्र का आज डिटेक्टिव का बेटा होता। इधर जेल में किम शिन एक केक तैयार कर रहा था। ये इसलिए नहीं कि आज उसका जन्मदिन था, बल्कि इसीलिए कि आज वो दिन था जब वो उस बच्चे की याद मनाता था। लेकिन यह उसका नहीं बल्कि डिटेक्टिव के मृत बेटे का जन्मदिन था। यह एक खौफनाक रस्म थी जो वह अपने हर शिकार के लिए करता था। तभी एक स्कार फेस वाला कैदी वहां आता है और उसकी हरकतों के लिए उसे कोसता है और फिर उसे महीने का पेमेंट यानी काम के बदले यही उसकी पेमेंट होती थी। वो कैदी किम शिन को डिटेक्टिव की तस्वीरें वाला लिफाफा देता है। इन तस्वीरों को देखकर किम शिन के चेहरे पर वैसे ही खुशी छा जाती है जैसे किसी बच्चे को नया खिलौना मिलने पर होती है। जबकि उन तस्वीरों को अपने 6 उंगलियों वाले हाथ से उठाता है तो हमें उसकी वह खासियत नजर आती है जो उसके अजीब और खतरनाक होने का एक और सबूत है। यही वह शारीरिक बनावट थी जिसके कारण उसे बचपन से ही समाज ने कभी नहीं अपनाया। उसी वक्त मेहुल और डिटेक्टिव नहाने के घर गए नहाने। आज वो दिन था जब डिटेक्टिव का बेटा मारा गया था। खतरनाक बदन वाले शख्स को एक साथ देखकर लोग हैरान थे। यह कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव और मेहुल होते हैं। ऐसा लगता है मेहुल के बातों ने डिटेक्टिव के दिल पर गहरा असर किया था। बाथ हाउस के उस माहौल में जहां सारे पद और गुस्से पानी में घुल जाते हैं, डिटेक्टिव मेहुल की पीठ साफ करते हुए कहता है बदला लेने के लिए उसने बहुत पहले इंसान होना छोड़ दिया था, क्योंकि इंसान राक्षसों को नहीं मार सकते। अब भी डिटेक्टिव की सोच नहीं बदली थी। जब तक बदला मिल जाए वो कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन मेहुल उससे पूछता है अगर वो सच में राक्षस बन गया तो उसका बेटा कभी ऐसे बाप को स्वीकार करेगा? डिटेक्टिव शांत होकर कहता है उसे ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि डिटेक्टिव का बेटा असल में बहुत दयालु बच्चा था। मेहुल कहता है कि शायद उसके पिता भी ऐसा ही सोचते होंगे। उस पल दोनों अपने खोए हुए अपने फैमिली वालों को याद करते हैं और उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बन जाता है, एक बाप बेटे जैसा रिश्ता जिसे उन दोनों ने खो दिया था। लेकिन इन दोनों के बीच पनप रहा यह रिश्ता किसी और को आग बबूला कर रहा था। जब किम शिन को तस्वीरों में डिटेक्टिव के साथ मेहुल दिखाई देता है तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। वह चाहता था कि डिटेक्टिव हमेशा अकेला, दुखी और सिर्फ किम शिन के ही बारे में सोचे। और यहीं पर कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। हमें पता चलता है कि जेल का बॉस, जिसे सब डॉग मैन कहते हैं, असल में किम शिन के इशारों पर नाचने वाली एक कठपुतली है। किम शिन उसे बाकी कैदियों से बचाता है क्योंकि उसे बॉस बनने का शौक नहीं है, क्योंकि वो एक साइको है। इस जेल में मास्टरमाइंड किम शिन खुद है, क्योंकि किम शिन ने जेल डायरेक्टर के परिवार को बंधक बना रखा है, जिस वजह से पूरा जेल प्रशासन उसके काबू में है। और यह डॉग मैन कोरिया के सबसे बड़े क्राइम सिंडिकेट यूटोपिया का सदस्य है, जिसका मतलब है कि किम शिन की पहुंच अब जेल की दीवारों से कहीं ज्यादा दूर बड़े क्राइम सिंडिकेट तक से है। जेल का असली राजा डॉग मैन नहीं बल्कि किम शिन है। और डॉग मैन जिस यूटोपिया सिंडिकेट का हिस्सा था वो खुद भी एक जंग का मैदान बना हुआ है। और हम देखते हैं कि किम शिन एक आदमी का सिर पकड़कर दरवाजा तोड़ते हुए डॉग मैन के कमरे में दाखिल होता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वो डॉग मैन पर चिल्लाता है क्योंकि उनके बीच एक सौदा हुआ था। किम शिन जेल के अंदर डॉग मैन की हिफाजत करेगा और बदले में डॉग मैन यह सुनिश्चित करेगा कि डिटेक्टिव हमेशा अकेला और तन्हा रहेगा। किम शिन तस्वीरें फेंकते हुए मांग करता है कि डॉग मैन बाहर मौजूद अपने आदमियों को हुक्म दे और डिटेक्टिव के साथ दिखने वाले उस लड़के को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दे। एक तरफ जहां किम शिन मेहुल को मारने की साजिश रच रहा था, अगले दिन मेहुल एयर ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में सफलतापूर्वक एडमिशन ले लिया। अनाथालय के सभी लोग, यहाँ तक कि टीचर भी उस पर गर्व महसूस किए बिना नहीं रह पाए। लेकिन मेहुल के चेहरे पर जरा सी भी खुशी नहीं थी। अनाथालय वापस आने के बाद उसके दोस्तों ने एडमिशन पर बधाई दी और जश्न मनाने के लिए पूरा टेबल खाना भी तैयार किया था। सिया ने भी कम्युनिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था क्योंकि वो डायरेक्टर जैसा कोई बनना चाहती थी। तिसुक भी कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था।
क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। ये सब देखकर वहां के फादर को गहरी तसल्ली हुई, लेकिन ठीक उसी वक्त मेहुल ने कहा उसके पास कुछ काम है और पहले निकलना है। भले ही दोस्तों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मेहुल बिना पीछे देखे चला गया। उस रात मेहुल अकेले ट्रेनिंग बेस गया। उसने कहा सिया और तेसुक भविष्य में जरूर अच्छे लोग बनेंगे और उसने और बहुत पहले समझौता कर लिया था। जैसे ही वो जेल में घुसने लायक उम्र का होगा, वो जानबूझकर अपराध करेगा ताकि किम शिन के करीब पहुंच सके। इधर तेसुक और सिया सड़क पर चल रहे थे। सिया ने अचानक नोटिस किया कि तेसुक के कपड़े मेहुल के हैं। जवाब में तेसुक ने समझाया कि वो और मेहुल बचपन से ही कपड़े अदला बदली करते आए हैं और भाईचारा ऑन टॉप बताया। जल्दी तेसुक सिया को उसके बिल्डिंग के गेट तक छोड़ने गया। सिया को अलविदा कहने के बाद वो अकेला घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन अगले ही सेकंड एक डंडा उसके सिर के पीछे जोर से लगा। हमलावर को यकीन था कि सही टारगेट मिला। हमलावर कहता है मैं सालों से ये कर रहा हूँ और पहली बार किसी ने हाई स्कूल के बच्चे के पीछे जाने को कहा गया। जेल में वापस एक अधीनस्थ ने डॉगमैन से पूछा क्या हम सच में किम शिन को ऐसे ही छोड़ देंगे। ये सुनकर डॉगमैन ने शांत जवाब दिया मैंने सिर्फ इस एक बार उसकी मदद करने का प्लान बनाया था। आखिरकार हम कुत्ते को मालिक पर बेतहाशा भौंकने नहीं दे सकते। दूसरी तरफ मेहुल डिटेक्टिव के साथ स्पैरिंग कर रहा था। अब तक वो उससे कुछ चालें अदल बदल सकता था, लेकिन आखिरकार फिर हार गया। डिटेक्टिव ने याद दिलाया कि अभी और तेज और चुस्त होना बाकी है। आज की ट्रेनिंग वहीं खत्म हुई। डिटेक्टिव ने कहा चलो साथ झिंग मायान खाते हैं। दोनों नूडल की दुकान गए और मेहुल के यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात सुनकर डिटेक्टिव ने पूछा क्या तू कॉलेज जाएगा। मेहुल ने जवाब दिया नहीं। फिर मेहुल ने पूछा लेकिन तुम्हें ये कैसे पता। ये सुनकर डिटेक्टिव ने माना मैं तुझे शुरू से देख रहा हूँ, मैं हर समय तुम पर नजर रखे रहता था। वो आगे बताता है मैं आज से नहीं बल्कि और बहुत पहले से तुम पर नजर रखता आया हूँ, क्योंकि तुम किम शिन से बचा इकलौता व्यक्ति हो। कह सकते हो डिटेक्टिव ने लगभग मेहुल को बड़ा होते देखा है। डिटेक्टिव ने बिना रोके आह भरी और कहा समय सच में उड़ जाता है, पता ही नहीं चला कि मेहुल इतना बड़ा हो गया। ठीक उसी वक्त सिया ने अचानक मेहुल को फोन किया। उसने बताया कि तेसुक बुरी तरह घायल हो गया। मेहुल तुरंत अस्पताल दौड़ा। वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर ने कहा किसी ने तेसुक की उंगलियां काट दी हैं और एचलीस टेंडन भी काट दिया। ये देखकर मेहुल ने दांत पीस लिए। मेहुल कहता है चाहे जिसने भी ये किया मैं उसे मार डालूंगा। वो अस्पताल से बाहर निकला और तुरंत डिटेक्टिव को फोन किया और एक्सप्लेन किया कि तेसुक की चोटें बिल्कुल गंभीर हैं। वो मेहुल खुद उन सबको मारने जा रहा है, लेकिन डिटेक्टिव उसे रोकता है। लेकिन डिटेक्टिव इसकी जिम्मेदारी खुद पर लेता है। उसे पता था कि यह वही गुंडे हैं जिन्हें उसने मेहुल को लड़ने भेजा था और वे अपना बदला लेने आए होंगे और उन्होंने गलती से तेसुक को मेहुल समझकर मारा। असल में जब वह फोन पर बात कर रहा था तब डिटेक्टिव पहले से ही उन दरिंदों के अड्डे की तरफ गाड़ी चला रहा था। यह मेरी जिम्मेदारी है, तुम सिर्फ किम शिन पर ध्यान दो। फोन काटने से पहले हम देखते हैं कि उस अड्डे के अंदर गुंडे एक आदमी को टॉर्चर कर रहे थे और उसके चेहरे पर पेशाब करके उसे जलील कर रहे थे। तभी दरवाजे पर एक जोरदार लात पड़ती है और डिटेक्टिव अंदर दाखिल होता है। जब गुंडे पूछते हैं कि वह कौन है तो वह जवाब देता है मैं तुम्हारा सबसे बड़ा सपना हूँ। आज वह कहानी का हीरो खुद था। एड्रेनलिन के तूफान में आज अकेले उनसे लड़ने को खड़ा था। गुंडों ने देखा कि वो सच में अकेले यहाँ आने की हिम्मत रखता है। उन्होंने मजाक भी उड़ाया कि क्या बूढ़ा पागल हो गया, लेकिन अगले सेकंड उस आदमी ने डिटेक्टिव का एक बेदर्द मुक्का सीधा चेहरे पर खाया। उसके तुरंत बाद डिटेक्टिव ने हाथ उठाया और दूसरे आदमी को गिरा दिया। एक पल में भयंकर लड़ाई छिड़ गई, लेकिन ठीक उसी वक्त डिटेक्टिव को चाकू लग गया और जैसे ही गुंडा खुद पर गर्व महसूस कर रहा था, अगले सेकंड उसका सिर जबरन घुमा दिया गया। वो डरावना लड़ाई का स्तर वहां हर गुंडे को स्तब्ध कर गया। अब डिटेक्टिव ने उन्हें आखिरी मौका दिया कि नई पत्ती पलटो और तुरंत यहाँ से निकल जाओ, लेकिन अपनी संख्या पर भरोसा करके वे फिर डिटेक्टिव पर टूट पड़े। पहले मेहुल ने एक बार डिटेक्टिव से पूछा था क्या एक आदमी सच में 10 लोगों को हरा सकता है। उस वक्त डिटेक्टिव का जवाब था ऐसी चीज सिर्फ नेक्सो मैनहवा के वीडियो में होती है। चाहे कुछ भी हो, इंसान के शरीर की हमेशा सीमा होती है। लेकिन अब डिटेक्टिव लगभग हर मुक्के से एक आदमी गिरा रहा था। इतने गुंडों के खिलाफ भी वो जरा भी पीछे नहीं था। बहुत जल्दी फर्श लाशों से भर गया। एक आदमी का 10 लोगों को हराना नामुमकिन नहीं है जब तक तू बहुमत को अल्पमत में बदल दे। जीत के चांस बढ़ जाते हैं। लोग हमेशा मानते हैं कि जिस गिरोह में वो हैं, वो सबसे मजबूत है। ये भी मानते हैं कि आसपास वाले उन्हें बचा सकते हैं, लेकिन अगर तुम पूरी ताकत से वो विश्वास तोड़ दोगे तो डर उनके दिलों में जड़ पकड़ लेता है और एक बार ऐसा हो जाए तो जो गिरोह एक साथ खड़ा था
वो खुद ढह जाता है। आखिरकार सिर्फ डर से शासित व्यक्ति बचते हैं। ठीक उसी वक्त एक लंबे बालों वाला सुनहरा आदमी अंदर आया। डिटेक्टिव ने एक नजर में पहचान लिया कि ये आदमी जुंगी इनका बॉस है, और जैसे ही ये आदमी आया डिटेक्टिव ने खुद लगाया, डर ढह गया। यहाँ तक कि झुंगी भी डिटेक्टिव की लड़ाई की स्किल की तारीफ की बिना नहीं रह पाया और डिटेक्टिव से कहा, लेकिन तेरा बदन पहले ही सीमा पार कर चुका है, अगर तू अब मुझसे लड़ेगा तो जरूर मरेगा। अगले सेकंड डिटेक्टिव की मुट्ठी सीधी झुंगी की तरफ चली। उसी वक्त मेहुल ने एक छोटे गुंडे को ढूंढा। उसने जबरदस्ती उससे पूछा, झुंगी कहाँ है? जेल में वापस डॉग मैन ट्रेन कर रहा था। देखकर कि वो नहीं मान रहा था, वो उसे थप्पड़ मारने ही वाला था। ठीक उसी वक्त एक अधीनस्थ ने दरवाजा धक्का देकर खोला और रिपोर्ट किया। डिटेक्टिव जुंगी के बेस में घुस गया। जैसे ही वो नाम सुना कि डॉग मैन ने तुरंत समझ लिया, ये वो आदमी है जिसे किम शिन अपना बाप मानता है। एक अधीनस्थ ने पूछा, क्या हम जुंगी की मदद के लिए आदमी भेजें? डॉग मैन ने जवाब दिया, जरूरत नहीं, क्योंकि वो नादान जुंगी मेरी खुद की ट्रेनिंग का है। दूसरी तरफ चाहे मेहुल ने कितना भी धमकाया, वो आदमी अब भी नहीं जानता था झुंगी कहाँ है। वो गुंडा बस समझ नहीं पा रहा था कि सामने वाला आदमी उस राक्षस को ढूंढने के लिए इतना बेचैन क्यों है। डॉगमैन का सबसे ताकतवर लड़ाकू मोबाइल स्क्वाड कैप्टन ली जुंगी है। उसका निकनेम तोसा डॉग है। जुंगी बिना रोके आह भरी। डिटेक्टिव बुढ़ा होने की वजह से थक कर फाइट हार गया था। जुंगी ने कहा, ये बूढ़ा सच में राक्षस है। मैंने पहली बार इतना मजबूत कोई देखा। बहुत बुरा हुआ तेरे लिए। तेरा दुश्मन सिर्फ मैं ही निकला। और जेल में किम शिन ये सुनते ही गुस्से से पागल हो गया। अगले सेकंड उसने डॉगमैन के अधीनस्थों को बुरी तरह पीटना शुरू किया। मैंने तुमसे सिर्फ एक काम मांगा था, बाप को अकेला रखो, लेकिन तुमने उसकी तरफ हाथ बढ़ाने की हिम्मत की। किम शिन कहता है, मेरे पापा को चोट पहुंचाने का हक सिर्फ मुझे है। अगले ही सेकंड डॉगमैन आया और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ बहुत अचानक आया। किम शिन ने उसे घूरा और पूछा, क्या तू उस थप्पड़ के नतीजे संभाल सकता है? डॉगमैन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, पागल कुत्ते को ठीक से अनुशासन सिखाना पड़ता है। किम शिन की नजर में डॉगमैन साफ तौर पर काफी होशियार नहीं था। वो उसे मारने आगे बढ़ता है और कहता है कि जब खरगोश और कुत्तों को एक पागल तेंदुआ दिखे तो उनको खुद मर जाना चाहिए। लेकिन अगले सेकंड एक फोटोग्राफ ने उसे रोक दिया, क्योंकि अब डिटेक्टिव की जिंदगी पहले से ही डॉगमैन के हाथ में थी। जब तक डॉगमैन एक फोन कॉल करे, डिटेक्टिव मर जाए। ये देखकर किम शिन ने दांत पीस ली। डॉगमैन ने उससे कहा, अब तू मेरा अच्छा कुत्ता बन और मेरे आदेश मान। मैं डिटेक्टिव तुझे सौंप दूंगा, लेकिन अगर तू ये खरगोश कुत्ता मुझे काटने की हिम्मत करे तो बाकी जिंदगी उसे कभी देख नहीं पाएगा। अभी का डिटेक्टिव पहले ही पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। डॉक्टर ने उसे जांचने के बाद पाया कि शायद वो अभी भी सुन और देख सकता है, लेकिन किसी भी चीज का फैसला करने की क्षमता खो चुका था। क्योंकि डिटेक्टिव अभी भी काम का था, इसीलिए उन्हें उसे जिंदा रखना पड़ा। जुंगी ने अपने आदमियों से कहा, उसे वहीं फेंक दो और धीरे धीरे सो जाने दो। कई महीने बाद मेहुल का जन्मदिन आखिरकार आ गया। उसके दोस्तों ने खास उसके लिए बर्थडे पार्टी दी। अब एग्जाम खत्म हो चुके थे। फादर ने उन्हें आराम करने और मजे करने को कहा। मेहुल ने भी तेसुक और सिया के साथ आज अम्यूजमेंट पार्क जाने का प्लान बना लिया था। जल्दी ही वो अम्यूजमेंट पार्क पहुंच गए। वहां उन्होंने लगभग हर राइड ली। उस रात वो 7 सबवे में घर लौटे। मजे से इतना थक गया था। मेहुल के आखिरकार उनके पास लौटने से सिया सच में खुश थी, क्योंकि उस पहले वाले समय में मेहुल उसे अजनबी जैसा लग रहा था, जैसे कभी भी गायब हो सकता है। इसीलिए सिया ने मेहुल के लिए तैयार किया हुआ बर्थडे गिफ्ट निकाला। उसने उम्मीद की कि उनके बीच का रिश्ता हमेशा बना रहे, लेकिन ठीक उसी वक्त मेहुल ने कहा, मुझे माफ करना। जैसे ही ट्रेन के दरवाजे खुले वो पहले उतर गया। दूसरी जगह कुछ गुंडे शिकायत कर रहे थे कि इस बूढ़े की देखभाल अभी भी क्यों करनी पड़ रही है। ठीक उसी वक्त डिटेक्टिव अचानक बोला। कांपते हुए उसने कुछ कहा। एक गुंडा करीब झुका, लेकिन फिर भी नहीं सुन पाया वो क्या कह रहा है। गुंडे ने बेसब्री से गाली दी, अगर कहना है तो साफ बोल। उसी वक्त डिटेक्टिव फिर बोला और कहा, हैप्पी बर्थडे। ये सुनकर गुंडे जोर जोर से हंस पड़े। उन्होंने सोचा बूढ़ा सच में पागल हो गया है, लेकिन अगले सेकंड उनमें से एक को सीधा चेहरे पर जोर की लात लगी। डिटेक्टिव के प्लान के मुताबिक मेहुल ने सब कुछ सहा था अपने जन्मदिन तक, और अब वो खुद उन लोगों को मारने जा रहा था जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया था। ठीक उसी वक्त जुंगी अपने आदमियों के साथ अंदर आया, लेकिन सामने का मंजर देखकर वो उसी जगह जम गए। अगले सेकंड मेहुल ने एक अधीनस्थ के चेहरे पर सटीक लात मारी।
उसके तुरंत बाद उसने फिर मुट्ठी उठाई और सीधा झुंगी पर फायर कर दिया, लेकिन वो मुक्का झुंगी ने मजबूती से रोक लिया। मेहुल ने तुरंत पहचान लिया कि सामने खड़ा आदमी झुंगी है। झुंगी ने भी उम्मीद नहीं की थी। वो मेहुल से कहता है तो तू जानता है मैं कौन हूँ और फिर भी मुझे ढूंढने आया। जेल में किम शिन अपनी सारी गुस्सा उन छोटे गुंडों पर निकाल सकता था। डॉगमैन इंसान की कमजोरी बहुत अच्छी तरह समझता था और इच्छाओं को और भी बेहतर समझता था। जब तक वो डिटेक्टिव को अपने पास कंट्रोल में रखे कुछ गलत नहीं हो सकता और डॉगमैन को बस पट्टा थोड़ा और कसना था जब तक वो किम शिन का अच्छा इस्तेमाल कर सके। डॉगमैन के पास संगठन के टॉप पर वापस चढ़ने का मौका था। दूसरी तरफ मेहुल ने झुंगी पर जोर की लात मारी। मेहुल ने उसे घूरा और पूछा, क्या तूने डिटेक्टिव को ऐसा बनाया? झुंगी ने जवाब दिया, क्या ऐसा नहीं लगता? फिर मुझे खुद वो मुक्के महसूस करने दे। लेकिन अगले सेकंड झुंगी एक लात से उड़ गया। मेहुल ने फायदा उठाकर उसका पीछा किया और फिर मुट्ठी उठाई। अगले सेकंड दोनों ने एक ही वक्त एक दूसरे पर मुक्के मारे। मेहुल समझ नहीं पाया इतना नरम मुक्का डिटेक्टिव को कैसे गिरा सका। जैसे ही झुंगी दूसरा मुक्का मारने वाला था, मेहुल तेज था और अपरकट सीधा उसके जबड़े पर लगा। मेहुल अच्छी तरह जानता था कि इस कमीने ने कोई चाल चली होगी डिटेक्टिव को गिराने के लिए। झुंगी ने भी माना कि मेहुल सच में मजबूत है। अगले सेकंड उसने असल में दोनों हाथ उठाए और सरेंडर का इशारा किया। मेहुल बिल्कुल नहीं समझ पाया वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अचानक झुंगी मुड़ा और सीधा दरवाजे की तरफ दौड़ा। मेहुल उसका पीछा शुरू ही कर रहा था कि अचानक उसको चक्कर की लहर आई। उसकी नजर में पूरी दुनिया मुड़ने और विकृत होने लगी। ये देखकर झुंगी ने मजाकिया मुस्कान दी और कहा कि लगता है मेरी चाल सच में काम कर गई। फैंटेसी ड्रीम झुंगी की कंपनी का सबसे हॉट प्रोडक्ट है। जैसे ही कोई इस ड्रग से चपेट में आता है, उसका पूरा बदन ढीला पड़ जाता है और सपने जैसी भ्रांतियां दिखने लगती हैं। उसी वक्त मेहुल को आखिरकार समझ आ गया कि डिटेक्टिव को इसी तरह गिराया गया था। झुंगी हंसा और मजाक उड़ाया, ये सामान सस्ता नहीं है, तो अब तू अपने युवा बदन से इसकी कीमत कमाएगा। फैंटेसी ड्रीम को दूसरी पाउडर से अलग क्या बनाता है कि ये हिप्पोकैम्पस को उत्तेजित करता है। ये लेने वाले को उसकी जिंदगी के सबसे खुश पल बार बार जीवा देता है। इसीलिए इतने लोग बेतहाशा पैसे देने को तैयार रहते हैं, बस उस पल को फिर अनुभव करने के लिए। उसी वक्त झुंगी ने डॉक्टर किम को फोन किया और कहा, शरीर लेने आजा। अंतिम सपने में मेहुल आसमान में हवाई जहाज देख रहा था अपने पापा के साथ। उसने पापा से कहा जब वो बड़ा होगा तो पायलट बनना चाहता है, क्योंकि अगर वो बन गया तो पापा को विदेश घुमा सकेगा। ये सुनकर उसके पापा ने उसे हवा में ऊंचा उठाया ताकि वो उड़ने का एहसास करे और असली मेहुल भी बेहोश मुस्कुराया। लेकिन ठीक उसी वक्त डॉक्टर किम पहले से उसका बदन पूरी तरह खोखला करने की तैयारी कर रहा था। सपने के अंदर मेहुल अभी भी अपने पापा से खुशी खुशी बात कर रहा था, लेकिन अगले सेकंड जो उसने देखा उससे उसकी पुतलियां जोर से कांप उठीं, क्योंकि सपने में घुसने वाला किम शिन था। सिर्फ इसीलिए कि मंजर बहुत गर्म था, किम शिन भी जबरदस्ती उसमें घुसना चाहता था। अगले ही सेकंड चाकू जैसा हाथ का वार सीधा मेहुल के पापा को छेद गया। किम शिन ने मेहुल की तरफ देखा और पूछा, तू कौन सा गाना सुनना पसंद करता है? असलियत में डिटेक्टिव ने डॉक्टर किम को रोक लिया जैसे ही वो चाकू नीचे लाने वाला था, लेकिन अगले सेकंड झुंगी ने उसे सीधा लात मारकर दूर धकेल दिया। ठीक उसी वक्त डॉक्टर किम अचानक साइड से चीख पड़ा, क्योंकि मेहुल जाग गया था। झुंगी बिल्कुल नहीं समझ पाया उसने साफ 10 लोगों जितनी ड्रग इंजेक्ट की थी, लेकिन अगले सेकंड मेहुल की मुट्ठी जोर से झुंगी पर लगी। उस मुक्के की ताकत ने सीधे उसका हाथ कुचल दिया। मेहुल ने धीरे से अपने पापा से एक वाक्य कहा, मुझे माफ करना। पापा ने मेरी रक्षा की, लेकिन मैं आपकी रक्षा नहीं कर सका। मेहुल का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ा और एक मुक्का जोर से झुंगी के चेहरे पर लगा बिना उसे एक सेकंड भी रिएक्ट करने दिए। उसके बाद के मुक्के तूफान की तरह गिरे। उसके बाद मेहुल जमीन पर बैठा अपने दोस्त के दिए बर्थडे कार्ड को देख रहा था। ठीक उसी वक्त एक आवाज ने उसे पुकारा। आने वाले आदमी ने डिटेक्टिव से मेहुल के बारे में सुना था। उसे उसके लिए गहरा अफसोस हुआ, लेकिन मेहुल ने कहा, दोषी महसूस मत कर, क्योंकि वो तीर है और डिटेक्टिव धनुष है। अब मेहुल खुद को सरेंडर करने जा रहा है तो बाकी तुझे छोड़ता हूँ। मेहुल को उसी जेल में भेज दिया जहां किम शिन था। कोई नहीं जानेगा मेहुल ने वहां घुसने के लिए ठीक किसे मारा था। वो अपराधी सब मेहुल को दुश्मनी भरी नजरों से घूर रहे थे, लेकिन मेहुल की नजर उनके पीछे किम शिन पर टिकी थी। अब वो ओरिजिनल प्लान के मुताबिक किम शिन को मारेगा। कल बूढ़े ने उसके लिए कवर स्टोरी पहले ही तैयार कर ली थी कि मेहुल अपने जन्मदिन पर शराब पी रहा था और झुंगी से टकराकर झगड़ा हो गया, और उसने मेहुल के लिए नई पहचान भी बनाई। उसे नाम दिया किम जियांग हू। वो नाम डिटेक्टिव ने खुद चुना था,
इसमें मेहुल का नाम और ज्ञानू का नाम मिलाया गया। आखिरकार कोर्ट ने ध्यान रखा कि आरोपी का अपराध पल भर का आवेश था और वो पहली बार का अपराधी भी है, इसलिए मेहुल को 3 साल जेल की सजा हुई। सिया बिल्कुल यकीन नहीं कर पाई, ये गलती होनी चाहिए, मेहुल ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकता। फादर भी मेहुल से माफी मांगता रहा, सब इसलिए कि मैंने तुझे ठीक से नहीं सिखाया कि तू ऐसा बन गया। उसने मेहुल से कहा, जैसे ही तू अपनी सजा काट ले वापस आना, सब तेरा इंतजार करते रहेंगे। इसी के साथ वो जेल चला जाता है। जेल में आने बाद वही जो हर नेक्सो मैनहुआ के वीडियो में होता है। नया कैदी आने की बात सुनकर सेल लीडर ने मेहुल से अपना परिचय मांगा, लेकिन मेहुल चुप रहा। मेहुल ने सेल लीडर को नजरअंदाज करने की हिम्मत की। देखकर एक चियाल्डू तुरंत उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन एक दूसरे ने कहा कि मेहुल को मुझे सौंप दो। उसी वक्त मेहुल चुपचाप जाके बैठ गया। मेहुल सच में चाहता था इस सारे कचरे को एक बार में ही राख कर दे, लेकिन किम शिन को मारने के लिए उसे सहना पड़ेगा। सेल लीडर ने चेतावनी दी, साले कुत्ते, यहाँ तुझे बचाने वाला कोई कानून नहीं है। क्या तू सोचता है कि कोई कानून तुझे जेल में प्रोटेक्ट करेगा? सेल लीडर आगे कहता है, यहाँ मैं अगर तुझे मारना चाहूँ तो कभी भी मार सकता हूँ। फिर उसने पास एक कमजोर रोने वाले चोंगमान को आदेश दिया, तुरंत नए लड़के को सबक सिखा के आ। मेहुल अभी भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। ये देखते ही सेल लीडर ने चोंगमान को थप्पड़ लगा के 10 मिनट दी और कहा, काम खत्म कर। उसी वक्त डॉगमैन ने अपने अधीनस्थ से कहते हुए वहीं से गुजर रहा था कि किम शिन को डिटेक्टिव के गायब होने के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। जैसे ही उस पागल कुत्ते को पता चलेगा तो उसका पट्टा ढीला पड़ जाएगा और कोई नहीं जानता वो हरामी क्या कर सकता है। अभी हमें जल्दी कोई ऐसा ढूंढना है जो किम शिन की जगह ले सके। ठीक उसी वक्त पास की हलचल ने डॉगमैन का ध्यान खींचा। सेल के अंदर चोंगमान मेहुल को लात मारते हुए मेहुल से बार बार भीख मांग रहा था कि बस सेल लीडर के सामने गलती मान ले। ये सीन देखकर सेल लीडर मजे ले रहा था, लेकिन अगले सेकंड उसका चेहरा अचानक घबराहट से भर गया क्योंकि डॉगमैन आ गया था। उसने जल्दी समझाया कि वो सिर्फ एक अवज्ञाकारी नए कैदी को अनुशासन सिखा रहा है। ये सुनकर डॉगमैन ने शांत स्वर में कहा, अगर अवज्ञाकारी है तो बेशक ठीक से सिखाना चाहिए, लेकिन तू बहुत शोर मचा रहा है तो शोर कम कर। ये सुनकर सेल लीडर ने तुरंत कहा वो अभी रुक जाएगा और डॉगमैन को सुखद रात की कामना भी की। लेकिन जैसे ही डॉगमैन का नाम सुना मेहुल अचानक कांप उठा। डॉगमैन जो अभी चला गया था, कमरे से फिर आवाज सुनी। उसने मुड़कर जाकर डांटने ही वाला था कि अचानक महसूस किया सिर्फ कुछ सेकंड में कमरे के सब लोग इस नए लड़के ने खाली हाथों से सबको लपेट दिया है, क्योंकि पहले पुलिस वाले बूढ़े ने मेहुल से पहले ही कहा था कि पूरी जेल डॉगमैन के कंट्रोल में है। अगर वो किम शिन के करीब पहुंचना चाहता है तो पहले डॉगमैन का भरोसेमंद आदमी बनना पड़ेगा। तो जेल में घुसने के बाद मेहुल का पहला काम डॉगमैन का ध्यान खींचना था। देखकर कि उसमें असली स्किल है, डॉगमैन ने मुंह खोला और नाम पूछा। मेहुल ने शांत जवाब दिया, उसका नाम किम जियांग है। फिर डॉगमैन ने उसे एक मौका दिया कि उसके लिए काम करे। उसने साफ कहा वो उसे भर्ती करना चाहता है। अगर मेहुल की कोई शर्त हो तो बता सकता है, लेकिन अगर मेहुल सच में जो कहना चाहता था वो कहता तो होता, मैं चाहता हूँ तुम सब कचरे मर जाओ। अगले सेकंड एक मुट्ठी जोर से डॉगमैन के चेहरे पर लगी। बेशक ये सब सिर्फ मेहुल की कल्पना में हुआ, अभी भी सहना पड़ रहा था। मेहुल ने असल में जो शर्त मांगी वो थी कि पास खड़े चोंगमान का इलाज हो और इसे परेशान ना किया जाए। ये सुनकर डॉगमैन को वो और भी दिलचस्प लगा। उसने कहा, उसके अलावा उसे पैसे नहीं चाहिए क्या? जवाब में मेहुल ने कहा, जरूरत नहीं। इससे डॉगमैन ने उसकी और कदर की। अब से मेरे पीछे चल और मेहनत कर। अगले दिन चोंगमान मेहुल के इलाज कराने के लिए बेहद आभारी था और कल की बात के लिए माफी भी मांगी। मेहुल ने कहा, तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं, तुझे मजबूर किया जा रहा था। मेहुल को आगे बढ़कर उन लोगों को सबक सिखाते देख चोंगमान को बहुत राहत मिली, क्योंकि पिछले 1 साल से वो हर दिन नरक में जी रहा था। ये सुनकर मेहुल ने हैरानी से पूछा, जेल के गार्ड कुछ नहीं करते? चोंगमान ने समझाया, ये जगह दूसरी जेलों से अलग है। चाहे लड़ाई हो या जुआ, गार्ड लगभग कभी दखल नहीं देते। अगर कोई मर भी जाए तो दुर्घटना बताकर छिपा दिया जाता है और डॉगमैन यहाँ इकलौता कानून है। कुछ लोग पैसे से खरीदे गए हैं, कुछ ड्रग्स से कंट्रोल किए जाते हैं। उसी वक्त एक आदमी ने मेहुल को पुकारा, कहा, साथ चल बॉस, तुझे देखना चाहता है। अब मेहुल प्लान के मुताबिक सफलतापूर्वक डॉगमैन के संगठन में घुस गया। बूढ़े ने कहा था कि मेहुल की तरफ की खबर जेल के अंदर के धनुष से पहुंचेगी। मेहुल
मेहुल बिना रोके सोच रहा था जेल के अंदर का धनुष ठीक कौन है। आगे मेहुल डॉगमैन के सामने पहुंचा। डॉगमैन ने उसे दूसरों से मिलाया और बताया कि ये हमारा नया आदमी है। उम्र में छोटा हो सकता है लेकिन ताकत डरावनी है। डॉगमैन ने मेहुल से कहा, इन सीनियर्स को चाचा या बड़े भाई जैसा मान, तू मुझे भी बाप मान सकता है। फिर वो सबको कहता है, चलो गिलास भरो, ड्रिंक करते हैं। उसी वक्त किम शिन केक लेकर अंदर आया और सबको साथ खाने को कहा। जिस पल मेहुल ने देखा वो कौन है, उसका दिल जोर से कांप उठा। डॉगमैन थोड़ा हैरान लगा और किम शिन से कहा, आज फिर किसका जन्मदिन था? किम शिन ने समझाया, आज सो हियन का जन्मदिन है। वो एक प्यारी छोटी लड़की थी, छोटी वाली। किम शिन बताता है कि वो पार्क में बाप के साथ टहल रही थी। उसके कंधों पर बैठकर हर राहगीर को नमस्ते कर रही थी। इतनी प्यारी, इतनी खुश लग रही थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसे तबाह कर दिया। उसी वक्त किम शिन ने मेहुल को नोटिस किया। ये अनजान चेहरा। मेहुल ने समझाया उसका नाम किम जियांग है। ये सुनकर किम शिन मुस्कुराया और बोला, मिलकर अच्छा लगा। फिर कहा कि तू मोमबत्तियां बुझा दे। लेकिन ठीक उसी वक्त मेहुल ने किम शिन के पीछे अपने बाप की आकृति देखी। उसे याद आया कि कैसे किम शिन ने उसके पापा को मारा था। गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल होकर अगले सेकंड मेहुल ने किम शिन का सिर पकड़ा और उसका चेहरा सीधा केक में ढंसा दिया। वो मंजर देखकर डॉगमैन भी स्तब्ध रह गया। सारे लोग डर गए कि इसने किम शिन के साथ ये क्या कर दिया। उसी वक्त किम शिन को अचानक लगा जैसे उसने उसे कहीं पहले देखा हो। मेहुल ने शुद्ध इंस्टिंक्ट पर एक्ट किया और एक पल के लिए खुद भी नहीं जानता था कि अब वो क्या करे। जब बात यहाँ तक पहुँच गई तो वो सिर्फ पहले हमला कर सकता था, लेकिन अगले ही सेकंड किम शिन ने केक को पीछे हाथ से सीधा मेहुल के चेहरे पर मारा। उसने कहा, जब वो छोटा था उसने दूसरे बच्चों को ऐसे मस्ती करते देखा था, इसलिए हमेशा खुद ट्राई करना चाहता था। ये देखकर डॉगमैन भी हंसा। मेहुल उसकी कल्पना से भी ज्यादा दिलचस्प था। बहुत जल्दी मेहुल अपनी कोठरी में लौटा। तभी उसे एहसास हुआ कि अभी उसने कुछ भी सेंस नहीं किया। अगर किम शिन ने सच में उस पल हमला किया होता तो मेहुल शायद पहले ही मर चुका होता। उसी वक्त चोंगमान ने बताया, आज धार्मिक सभा है। उसने मेहुल से पूछा, क्या साथ चेकआउट करने चलना है? जल्दी दोनों चैपल पहुंचे। ये इकलौती जगह थी जहां चोंगमान सच में आराम कर सकता था। मेहुल थोड़ा हैरान था कि आखिर चोंगमान जेल में कैसे पहुंचा। चोंगमान ने समझाया, तब मैं सच में अपनी सीमा पर पहुंच गया था, इसलिए जिस क्लासमेट ने हमेशा मुझे बुली किया था उसे चाकू मार दिया। लेकिन क्योंकि मैं बहुत कायर था, आखिरकार उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसी वक्त जिसे सब पुजारी कहते थे वो आ गया। मेहुल ने पुजारी से अपना परिचय दिया। कहा कि मेरा नाम किम जियांग है। ये सुनकर पुजारी ने कहा, मिलकर अच्छा लगा। उसने मेहुल से कहा, अगर बुरा ना लगे तो कन्फेशन ट्राई कर सकता है। पुजारी के साथ मेहुल कन्फेशनल में घुसा। यहाँ पुजारी ने साफ किया कि वो जेल के अंदर का धनुष है। दूसरी तरफ डॉगमैन ने अपने अधीनस्थों से कहा, किम जियांग हो की जांच करो, क्योंकि उसकी नजर में चाहे किम शिन कितना भी लापरवाह हो, कोई आम आदमी उसे छू तक नहीं सकता। मेहुल के बारे में सब कुछ पता करो, एक डिटेल भी मत छोड़ो। दूसरी तरफ पुजारी ने मेहुल को समझाया कि मिशन में प्रॉब्लम आ गई। असल में उसके अलावा इस जेल में 3 और धनुष छिपे थे, लेकिन जैसे ही डिटेक्टिव से संपर्क टूटा वो आदमी बेचैन होने लगे। उन्होंने किम शिन को सॉलिटरी में रहते सीधे मारने का फैसला किया। भले ही पुजारी ने पहले ही चेतावनी दी थी, किम शिन फिर भी बिना चेतावनी उनके पीछे आ गया। सिर्फ एक पल में तीनों को किम शिन ने मार डाला। सौभाग्य से डिटेक्टिव ने बैकअप प्लान भी तैयार रखा था। पुजारी ने मेहुल को जहर का एक बोतल दिया और कहा कि बस थोड़ी सी मात्रा से मांसपेशियां पूरी तरह पंगु हो जाएंगी। उसके बाद कोशिकाएं धीरे धीरे जलती रहेंगी। ये किम शिन के मरने का सबसे मुनासिब तरीका है। मेहुल ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या ये डिटेक्टिव का प्लान था? अगर था तो उसने मुझे ट्रेन ही क्यों किया? पुजारी ने समझाया, उसे ट्रेन करना सिर्फ बैकअप था, अगर प्लान फेल हो जाए, क्योंकि मेहुल कभी किम शिन को नहीं हरा सकता। जब तक किम शिन को मारने का कोई चांस हो, हर तरीका आजमाना जरूरी है। पुजारी ने मेहुल से कहा, खाने के वक्त के अलावा किम शिन कुछ नहीं खाता, तो खाने की बाल्टी में जहर डालना इकलौता तरीका है। वक्त आने पर यहाँ हर अपराधी मर जाएगा, ये सारा कचरा साफ जल जाएगा। उसके बाद मेहुल ने हाथ में जहर को देखा और खुद से सोचा, बूढ़े डिटेक्टिव, क्या ये सच में तू यही चाहता था? ठीक उसी वक्त चोंगमान आया। मेहुल ने उससे पूछा, क्या तू ठीक ठीक बता सकता है, जब तूने उस व्यक्ति को चाकू मारा तो क्या हुआ? ये सुनकर चोंगमान ने समझाया, वो एक गांव के कस्बे में बड़ा हुआ जहां सिर्फ एक प्राइमरी, एक मिडिल और एक हाई स्कूल था। प्राइमरी से ही चोंगमान हमेशा बुली होता रहा और मिडिल हाई में भी कुछ नहीं बदला। बड़े होने के बाद वो सुनहरे बालों वाला लफंगा मुस्कुराया और बोला, वो और चोंगमान को 15 साल से जानते हैं। जब ऐसा है तो अपनी छोटी बहन को बाहर बुला। ये सुनकर चोंगमान बेतहाशा बहाने बनाता रहा।
टालने की कोशिश की, लेकिन अगले सेकंड एक थप्पड़ जोर से उसके चेहरे पर लगा। सुनहरे बालों वाले लफंगे ने चोंगमान को आदेश दिया, तुरंत बहन को बुला। आखिरकार बहुत दूर धकेले जाने के बाद चोंगमान फट पड़ा और बोतल सुनहरे बालों वाले के सिर पर पटक दी। चोंगमान खुद भी जानता था जो उसने किया गलत था, तो आखिर में सजा क्यों उसी को मिली, जबकि वो कमीना बिना छुए निकल गया। जेल में दूसरी तरफ 2 हट्टे कट्टे कैदी लड़ रहे थे। जल्दी उनमें से एक गिर गया और आसपास देखने वाले अंतिम विजेता पर सट्टा लगा रहे थे। उसी वक्त रिंग में हट्टा कट्टा आदमी पहले से 3 जीत की स्ट्रीक पर था। वो लगातार 3 कैदियों को हरा चुका था और किसी को भी चुनौती देने जितना घमंडी था। ठीक उसी वक्त डॉगमैन ताली बजाते हुए आया और कहा कि क्या कोई यहाँ मर्द का बच्चा है तो किम शिन से एक बार लड़ने का। क्या डॉगमैन ने कहा, दबाव महसूस मत कर, सिर्फ स्पैरिंग है। लेकिन वो हट्टा कट्टा आदमी पूरे बदन कांपने लगा और उसी जगह सरेंडर कर दिया। ये देखकर डॉगमैन ने दूसरों से पूछा, कोई और ट्राई करना चाहता है, लेकिन आखिरकार कोई किम शिन से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। ठीक उसी वक्त मेहुल ने हाथ उठाया और कहा वो ट्राई कर सकता है। अगर वो किम शिन को हरा सके तो जहर की जरूरत नहीं पड़ेगी। किम शिन को भी मेहुल की चाल दिलचस्प लगी। अगले सेकंड मेहुल की मुट्ठी सीधी किम शिन के चेहरे की तरफ आगे बढ़ी। इस लड़ाई में वो पूरा जोर लगा रहा था, दिल की पूरी आग निकाल रहा था। इसी पल वो अपने बदले की सारी ताकत झोंक रहा था। मेहुल ने तुरंत पावर इकट्ठा की और सीधा मुक्का मारा, लेकिन किम शिन ने आसानी से रोक लिया, जैसे कोई हल्की सी चीज हो। किम शिन ने तारीफ भी की, सच में पावरफुल थे। तो अब वो भी किम शिन के अटैक के लिए तैयार रहे। मेहुल बिल्कुल नहीं समझ पाया, उसने साफ अपनी सारी ताकत लगाई थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अगले सेकंड किम शिन ने मेहुल का सिर पकड़ा और जोर से फर्श पर पटक दिया। उस वार की ताकत से मेहुल की होश उड़ने लगी, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके बाद किम शिन थोड़ा नाराज भी लगा, जैसे गलती से बहुत जोर से मार दिया हो। उसने मेहुल से माफी भी मांगी और कहा कि तू मरा तो नहीं है ना। फिर डॉगमैन से कहा मेहुल का इलाज करवा, लेकिन ठीक उसी वक्त डॉगमैन के चेहरे पर सदमा छा गया। अगले सेकंड मेहुल ने किम शिन को रियर नेकेड चोक में जकड़ लिया। वो चाल डिटेक्टिव ने मेहुल को सिखाई थी कि अपने से ताकतवर और किम शिन जैसे राक्षस का भी गला घोंट सकती है। लेकिन किम शिन ने पीछे एक हाथ बढ़ाया और मेहुल का गला पकड़ लिया, फिर उसे जोर से दबाया। धीरे धीरे दोनों की सांस काटना शुरू हो गई। ये सीन बहुत भयानक लग रहा था। जल्दी मेहुल पूरी तरह बेहोश हो गया। किम शिन भी लगभग पकड़ नहीं पा रहा था और एक पल के लिए सोचा शायद वो सच में मर जाए। उसे मानना पड़ा कि मेहुल सच में मजबूत कैदी है। डॉगमैन ने कभी उम्मीद नहीं की थी मेहुल किम शिन को इतना खतरनाक टक्कर देगा। लगता है डॉगमैन सोचता है अब से उसे सच में अच्छी तरह पालना पोसना पड़ेगा। दूसरी तरफ डिटेक्टिव एक सुंदर सपना देख रहा था। सपने में उसने अपने नवजात बच्चे को देखा, भविष्य की उम्मीद से भरा। जल्दी वो बच्चा किंडरगार्टन जाने लायक बड़ा हो गया। वो खुशी खुशी पापा को वहाँ सीखा डांस दिखा रहा था, लेकिन डिटेक्टिव समझ गया कि अब उसके जाने का वक्त है। उसने बेटे से कहा वो बहुत जल्दी वापस आएगा। असलियत में डिटेक्टिव धीरे धीरे जागा। उसने मुंह खोला और उस पुलिस वाले से पूछा मेहुल अब कैसा है। दूसरी तरफ मेहुल भी इन्फर्मरी में जागा और पुजारी पहले से काफी देर से इंतजार कर रहा था। उसने मेहुल से कहा तू किम शिन को कभी नहीं हरा सकता। अगर किम शिन ने खुद गार्ड डाउन न किया होता तुझे उसकी गर्दन जकड़ने का मौका भी नहीं मिलता और अभी तेरी पसलियां भी टूटी हैं और इस हालत में जीतना और भी नामुमकिन है। उसने मेहुल से कहा मैंने जो जहर दिया है वो इस्तेमाल कर, ये धनुष का तीर को आदेश है। इतना बोलकर वो मुड़कर चला गया, लेकिन जब पुजारी इन्फर्मरी से बाहर निकला वो गलती से एक कैदी से टकरा गया। अगले सेकंड उसे कैदियों की गालियों का तूफान मिला। उसी वक्त पुजारी ने कैंडी का एक टुकड़ा निकाला और माफी मांगी। ये देखकर कैदी ने कैंडी ली और कहा जहां जा रहा है और कहा ध्यान से जाए। वापस चैपल यानी चर्च में लौटने के बाद पुजारी ने प्रार्थना की, उम्मीद की गॉड मेहुल को रास्ता दिखा सके, उसे सही चुनाव करने में मदद करे। उसी वक्त हम देख पाते हैं कि जिस कैदी ने पुजारी से लेकर कैंडी खाई थी वो पहले से मुंह से झाग निकालता जमीन पर गिर रहा था। इससे हमें पता लगता है कि पुजारी भी कोई आम खिलाड़ी नहीं है भाई। डिस्चार्ज होने के बाद मेहुल को तुरंत डॉगमैन ने आक्रामक तरीके से अपने गैंग में भर्ती किया। उसने मेहुल से कहा हमारा यूटोपिया ग्रुप एक चीज में विश्वास रखता है, मजबूत सब पर राज करते हैं। जब तक तेरे में काबिलियत है तुझे जरूर खास ट्रीटमेंट मिलेगा, तो अच्छा काम करते रह। कैफेटेरिया से निकलने के बाद डॉगमैन पहले से खुद सोचने लगा क्या फैंटेसी ड्रीम सप्लाई लाइन मेहुल को सौंप दूं। ये सुनकर स्कारफेस तुरंत असंतुष्ट हो गया और कहा कि बॉस वो काम तो मेरा काम है। लेकिन डॉगमैन ने शांत स्वर में कहा
ऐसी चीज ज्यादा अधिकार वाले के लिए बेहतर है। अगर तू अन्याय महसूस करता है तो जाकर किम शिन से लड़ और साबित कर तू कमजोर नहीं। ये सुनकर स्कारफेस डर जाता है क्योंकि कोई भी उस दरिंदे से नहीं लड़ना चाहता। कोठरी लौटने के बाद स्कारफेस पागलों की तरह दीवार पीट रहा था, सारा गुस्सा निकाल रहा था क्योंकि उसने साफ इतने साल डॉगमैन के नीचे रहकर इसकी सेवा की। डर दिन कुत्ते की तरह वफादारी से उसके पास रहा और अब डॉगमैन असल में कह रहा है कि किसी मेहुल जैसे नादान को पालना चाहता है जो सिर्फ अभी अभी आया है। स्कारफेस अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। ठीक उसी वक्त एक जेल गार्ड ने स्कारफेस को सूचित किया, कोई उससे मिलने आया है। ये वही आदमी होता है जिसको स्कारफेस से मेहुल के बारे में पता लगाने को कहा था। विजिटर ने बताया जुंगी के बेस का सर्विलांस फुटेज रिस्टोर हो गया, लेकिन हार्ड ड्राइव डैमेज होने की वजह से आखिर में सिर्फ एक फोटो रिकवर हुई और उस फोटो में एक आदमी है जिसे किसी ने कभी नहीं देखा। वो फोटो देखने के बाद स्कारफेस को एहसास हुआ ये आदमी उसकी सोच से भी ज्यादा दिलचस्प है। दूसरी तरफ तेसुक को उसके बॉस ने नौकरी से निकाल दिया क्योंकि उसे चलने में दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से उसे काम से निकाल दिया गया, जबकि तेसुक साफ बाकी सबसे कई गुना ज्यादा काम कर रहा था। निकाले जाने के बाद तेसुक ने कहा कि मेरा ओवरटाइम का हर पैसा दे, एक पैसा भी कम हुआ तो तुरंत रिपोर्ट कर देगा। ये सुनकर बॉस तुरंत गुस्से में आ गया और धमकी दी कि मैं तुझे यूनियन से ब्लैकलिस्ट पर डाल दूंगा, आसपास कहीं फिर कभी काम मत ढूंढना। ये सुनकर तेसुक ने ठंडी चेतावनी दी, एक और शब्द बोल तो तेरी दुकान जला दूंगा, और चला गया। बाद में सिया उसे दिलासा देने की कोशिश की, तू जल्दी नई नौकरी ढूंढ लेगा, लेकिन तेसुक दिल से जानता था कि उसके जैसे विकलांग अनाथ को कोई नौकरी नहीं देना चाहेगा। उसने पहले ही 100 रिज्यूमे भेज दिए थे और एक भी जवाब नहीं मिला। उसे अनाथालय के वो दिन याद आने लगे जब वो मेहुल के साथ मस्ती करता था। ठीक उसी वक्त तेसुक के फोन पर अचानक मैसेज नोटिफिकेशन आया। जब उसने उठाकर देखा तो पता चला कि असल में एक बड़ी कंपनी ने उसे नौकरी दे दी है। वो एक विशाल कंपनी थी जिसका नाम यूटोपिया ग्रुप था और ये वही कंपनी है दोस्तों जिसमें डॉगमैन जुड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं कंपनी अब मेहुल के दोस्तों तक पहुंचने का ट्राई कर रही है। जेल में दूसरी तरफ स्कारफेस के पास डॉगमैन से कुछ बात करने को थी और वो बात मेहुल के बारे में थी। जब स्कारफेस डॉगमैन के पास गया तो डॉगमैन ने भौहें चढ़ाकर पूछा मेहुल के बारे में क्या बात करनी है उसको, और उसने कहा कि अब वो उसकी जगह मेहुल को दे चुका है। स्कारफेस ने उसे फैंटेसी ड्रीम मैनेज करने की बात बताई और स्कारफेस ने डॉगमैन से कहा कि क्या तू सच में दोबारा नहीं सोचेगा। स्कारफेस ने आगे कहा कि मैंने पूरे 15 साल तेरे पीछे चले, क्या मेरी लॉयल्टी मैटर नहीं करती? लेकिन डॉगमैन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि एक लालची बूढ़ा कुत्ता आखिरकार पकड़ा जाता है और खा लिया जाता है। कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां किम शिन असल में अभी भी सोच रहा था मेहुल इतना दिलचस्प क्यों है, तो वो उसके पापा का भेजा हुआ तोहफा निकला। हम देख पाते हैं कि उसके पास स्कारफेस से मिली एक फोटो होती है जिसमें डिटेक्टिव के बेड के पास बैठा हुआ मेहुल होता है, जो साफ साफ बता रही होती है कि मेहुल डिटेक्टिव से जुड़ा हुआ है। ये देखकर मानो किम शिन पागल हो चुका होता है। वो कहता है मेरे पापा के भेजे खिलौने से मुझे उससे ठीक से खेलना पड़ेगा। उस हालत में अगर मैं पहले डॉगमैन को खत्म कर दूं तो चीजें और भी दिलचस्प हो जानी चाहिए। किम शिन ने डॉगमैन के अधीनस्थों को ढूंढा, बिना एक शब्द बर्बाद किए तुरंत हमला कर दिया। कोई नहीं समझ पाया किम शिन अचानक पागल क्यों हो गया। माफी मांगते हुए भी किम शिन ने कहा लेकिन आज से डॉगमैन गैंग नहीं रहेगी क्योंकि मैं तुम सबको एक एक करके मार डालूंगा। जल्दी पूरा कॉरिडोर लाशों से पट गया। पूरा जेल श्मशान घाट बन चुका था। किम शिन एक भयानक सांड के जैसे उसके आदमियों को मारता हुआ डॉगमैन के कमरे तक जाता है। डॉगमैन बिल्कुल नहीं समझ पाया किम शिन पर कैसा पागलपन सवार हो गया। डॉगमैन को लग रहा था कि अभी भी उसके पास डिटेक्टिव कैद है और किम शिन उसे इसलिए नहीं मार सकता। डिटेक्टिव के रहते किम शिन उसका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, लेकिन किम शिन पहले से जानता था कि डिटेक्टिव बहुत पहले भाग चुका है। तभी वहाँ स्कारफेस आता है। डॉगमैन ने उसे आदेश दिया किम शिन को कंट्रोल में रखने का तरीका ढूंढ, लेकिन स्कारफेस ने वही शब्द वापस उसके मुंह पर मार दिए। लालची बूढ़ा कुत्ता आखिरकार खा लिया जाता है। अगले सेकंड स्कारफेस ने अचानक चाकू निकाल लिया। उसने डॉगमैन से कहा जाकर किम शिन से लड़ और साबित कर तू कमजोर नहीं है। डॉगमैन ने कभी सोचा भी नहीं था ये कुत्ता सच में मालिक को काटने की हिम्मत करेगा। उस हालत में मैं तुझे साबित कर दूंगा। मेरा निकनेम है यूटोपिया का हेलहाउंड। चाकू हाथ में लेकर वो डर से कांप रहा था
क्योंकि कोई भी एक साइको से नहीं लड़ना चाहता। डॉगमैन अपनी इज्जत बचाने की आखिरी कोशिश में किम शिन पर हमला करता है, लेकिन किम शिन इस लड़ाई को एक ऐसे खेल की तरह देख रहा था जैसे ये उसके लिए बच्चों का खेल हो। डॉगमैन को बुरी तरीके से मारने के बाद आखिरकार डॉगमैन की ताकत ने किम शिन को सिर्फ बोरियत महसूस कराई। उसी वक्त डॉगमैन ने आखिरकार मुंह खोला और दया की भीख मांगी और कहा कि किम शिन जो भी बोलेगा वो करेगा। किम शिन ने सुझाव दिया, चलो एक गेम खेलते हैं। उसने डॉगमैन से पूछा वो किस तरह के गाने सुनना पसंद करता है। वो गाना गाने लगता है और किम शिन ने अपने स्टाइल से गाना गाते डॉगमैन को तड़पाता रहा। उसके थोड़ी देर बाद डॉगमैन को किम शिन ने पूरी तरह खत्म कर दिया। अब किम शिन के पास वार्डन से कुछ मांगने को था। वो चाहता था वार्डन उसके लिए आउटिंग का इंतजाम करे। ये सुनते ही वार्डन उसी जगह घबरा गया, क्योंकि डॉगमैन ने भी कभी ऐसा अनुरोध नहीं किया था और इसके अलावा ऐसी चीज ऊपर वालों से छिपाना नामुमकिन था। अगले सेकंड एक हाथ सीधा वार्डन की आंख की तरफ चला। किम शिन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं लो प्रोफाइल रखूंगा, किसी को पता नहीं चलने दूंगा। दूसरी तरफ डिटेक्टिव, जिसका बदन अभी भी ठीक नहीं हुआ था, अपना खाना भेड़ की तरह निगल रहा था। अब उसे जितनी जल्दी हो सके ठीक होना था और मेहुल से किया वादा पूरा करना था। ठीक उसी वक्त डोरबेल अचानक बजी और किम शिन पहले से बाप को देखने के लिए बेसब्र हो रहा था। बूढ़े ने दरवाजा खोला तो पाया कि बाहर एक गुलाबी बालों वाली लड़की खड़ी है, जिसे उसने कभी नहीं देखा। जैसे ही लड़की अंदर आई, उसने शिकायत की, दो बूढ़े साथ रह रहे हैं, सच में काफी बदबू आ रही है। लेकिन बूढ़े ने तुरंत उसे रोका और पूछा, तू ठीक कौन है? उसी वक्त डिटेक्टिव ने समझाया, वो हैकिंग की जिम्मेदार धनुष है, उसका नाम जो डाकपाल है। ये नाम सुनकर बूढ़े ने सोचा दूसरा व्यक्ति आदमी होगा, लेकिन वो सिर्फ उसका एलियास है। कोई हैकर अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं करता। जो डाकपाल इस बार आई थी डिटेक्टिव को बताने कि किम शिन बाहर है। दूसरी तरफ किम शिन बाप की छोड़ी हुई खुशबू लालच से सूंघ रहा था, लेकिन वहां डिटेक्टिव नहीं था। किम शिन ने कहा कि मुझे पहले से एहसास था, लेकिन पापा सच में यहाँ नहीं है। वो आगे कहता है, तो मुझे मेहुल से पूछना पड़ेगा कि उसका पापा कहाँ गया। इस तरफ डिटेक्टिव ने भी जो डाकपाल से मिली इंफॉर्मेशन से वो सब जान लिया। अभी सबसे जरूरी चीज थी पता लगाना, किम शिन कहाँ गया। अगर वो उसे नहीं ढूंढे तो कोई नहीं जानता वो और क्या कर सकता है। ठीक उसी वक्त टीवी पर अचानक खबर आई कि एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में लाश मिली है, और जहां मिली वो ठीक वही अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स था जहां डिटेक्टिव रह रहा था। ये देखकर डिटेक्टिव तुरंत गुस्से से पागल हो गया। उसी वक्त वार्डन बेतहाशा प्रार्थना कर रहा था कि किम शिन जल्दी वापस आ जाए। ठीक उसी वक्त इंटरकॉम से मैसेज आया, किम शिन पहले ही लौट आया। दूसरी तरफ हमारे मेहुल को हम देखते हैं, क्योंकि उसका बदन चोटिल था। मेहुल ने आज अपनी सामान्य ट्रेनिंग का सिर्फ आधा हिस्सा पूरा किया, लेकिन अब और वक्त नहीं था। उसे जितनी जल्दी हो सके ताकत वापस लानी थी। ठीक उसी वक्त किम शिन अंदर आया और एक स्कॉटिक अंदाज में कहा, मैं आभारी हूँ कि तूने मेरे पापा को बचाया, लेकिन अब क्या मैं तुझे मिस्टर मेहुल कहूँ? और वो मेहुल के डरवाने सपने की तरह उसके पास आकर उसके सर में हाथ रखकर कहता है, वो छोटा नादान बच्चा जो तब कहता था उसे पायलट बनना है, असल में इतना बड़ा हो चुका है। मेहुल अच्छी तरह जानता था अपनी मौजूदा शारीरिक हालत में वो उसे बिल्कुल नहीं हरा सकता। उसी वक्त किम शिन को अचानक एक गाना याद आया जो मेहुल का बाप गाया करता था। वे मेहुल के पापा के गाए उस गाने को गाने लगता है जिसको मरते वक्त मेहुल के पापा ने गाया था। एक कदम आगे बढ़ाओ और माँ मुस्कुराएगी, दो कदम पीछे हटो और बाप मुस्कुराएगा। अगले सेकंड मेहुल की मुट्ठी पहले से किम शिन की तरफ फट चुकी थी। वो मुक्का भारी और बेदर्द था, सीधा किम शिन के चेहरे पर लगा। अभी मेहुल सिर्फ सब कुछ इसी पर दांव लगा सकता था। मूसलाधार बारिश की तरह एक के बाद एक मुक्के किम शिन के चेहरे पर गिर रहे थे। चाहे किम शिन कितना भी डरावना हो, आखिरकार वो मांस, हड्डी और अंगों का बना इंसान ही था, और अगर वो इंसान है तो मारा जा सकता है। लेकिन उसी वक्त किम शिन अभी भी गा रहा था और मेहुल को उसके पापा की वो दर्द फील करवा रहा था। अगले सेकंड किम शिन ने एक हाथ से मेहुल की मुट्ठी पकड़ ली। अब उसने गाना खत्म कर लिया। उसके तुरंत बाद चाकू जैसा हाथ का वार जोर से मेहुल की तरफ काटा। तीव्र दर्द में मेहुल बिना रोके चीख निकली। अब मेहुल की बारी थी उसके लिए गाना। किम शिन ने धमकाया,
अगर मरना नहीं चाहता तो बता कि उसके डिटेक्टिव पापा कहाँ हैं, और अगर मेहुल नहीं बताना चाहता तो अपनी फेवरेट गाना गाए। किम शिन उससे कहता है, तुम साथ रहते दोनों के बीच एक बाप बेटे जैसा रिश्ता बन गया है और उसे ऐसे हो रिश्ते मिटाने का शौक है। लेकिन मेहुल ने कहा, मैं डिटेक्टिव के साथ बहुत अच्छे से रहा हूँ और वो मुझे बहुत छोटे से देख रहा था। किम शिन ने भौहें चढ़ाकर कहा, तू क्या बात कर रहा है? और कहता है, इसका मतलब डिटेक्टिव पापा कभी अकेला नहीं था। किम शिन कहता है, तू ये बचकाना है, हास्यास्पद है। मेहुल ने जारी रखा कि जेल में जियांग नाम भी उसी ने मुझे दिया है। तभी मेहुल एक ऐसी बात बोलता है कि तुझे तेरा नाम किसने दिया है? तेरा बाप कौन है? क्या तुझे पता भी है? ये सुनते ही किम शिन तुरंत गुस्से से पागल हो गया और मेहुल को जोर की लात मारी। उसने मेहुल को आदेश दिया, अभी उसके लिए गाना गाए। किम शिन के नियंत्रण खोने को देखकर मेहुल को असल में दिलचस्प लगा, क्योंकि उसी पल उसने पहले ही समझ लिया था किम शिन को कैसे मारना है। किम शिन नहीं समझ पाया उसके पास अभी भी कौन सा तरीका बचा हो सकता, और पहली बार हमने उस शैतान के चेहरे पर असली गुस्सा देखा। वो गुस्से में पागल होकर मेहुल को पीटने लगा और बच्चों की तरह जिद करते हुए चिल्लाने लगा, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं जलता साले हरामी। किम शिन अपना वही घिनौना गाने का खेल खेलने के लिए फिर से मेहुल के करीब आया और यही मेहुल के लिए मौका था। उसने इस पल का फायदा उठाया और अपनी जहर लगी उंगलियां किम शिन के मुंह में डाल दी। वो हंसते हुए बोला, खेल खत्म। उसने बताया कि उसकी उंगलियों पर वो खतरनाक जहर लगा था, लेकिन किम शिन की पहली प्रतिक्रिया उल्टी करने की थी। किम शिन को लगा कि उल्टी से सारी जहर बाहर गिर जाएगी, लेकिन मेहुल ने बताया कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जहर का असर तुरंत होता है। किम शिन ने गिड़गिड़ाते हुए दवा का एंटीडोट मांगी, लेकिन मेहुल ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। उस पल मेहुल को अपने पिता का साया दिखाई दिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता की आत्मा से कहा, अब आप गाना बंद कर सकते हैं। लेकिन मेहुल ने जीत का जश्न कुछ ज्यादा ही जल्दी मना लिया था। वह भूल गया था कि किम शिन एक साइको है। वह साइको किम शिन मेहुल को भी जहर देने के लिए अपना मुंह उसके पास ले जाता है और कहता है कि अकेले नर्क में जाना बहुत उबाऊ होगा, और उसे साथ चलने के लिए आमंत्रित करता है और सीधे किस कर देता है ताकि उसे भी जहर मिल जाए। भाई साहब, मतलब ऐसे आदमी से कौन दुश्मनी लेगा यार। सीन चेंज होता है। हम तेसुक को देखते हैं, जहां तेसुक की कहानी के हिस्से में वह अपनी नई नौकरी में अच्छी तरह से ढल रहा है। उसका बॉस उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, इतना कि वह उसे एक ब्रीफ केस देता है जिसे उसे डिलीवर करना होता है और कहता है कि यह बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण काम है, इसलिए वह उसे न खोले। ब्रीफ केस की डिलीवरी की जगह एक बहुत ही खराब हालत वाली जगह लगती है, जहां एक संदिग्ध व्यक्ति उसे रिसीव करता है। वह रोजाना तेसुक यह काम करता रहता है। उसे कोई मतलब नहीं था कि उसके अंदर क्या है, जब तक कि एक दिन वह एक अजीब महिला से नहीं मिलता। जेल में हम देखते हैं कि पादरी उस कमरे में प्रवेश करता है जहां किम शिन और हमारा मेहुल जहर से बेहोश पड़े हैं। वह हत्यारे किम शिन को ले जाता है और कहता है कि वह उसे यीशु की तरह पुनर्जीवित करेगा। एक मसीहाई दृश्य में वो उसे एंटीडोट देता है। हमें बताया जाता है कि पादरी को हमेशा लगता था कि वह अपने असली रूप को छुपा रहा है, दूसरों की सेवा और ईश्वर की सेवा में जीवन जी रहा था। लेकिन जब उसने पहली बार किम शिन को समाचार में देखा तो उसका पूरा शरीर कांप गया और उसे लगा, वाह, यह तो सचमुच मैं ही हूँ। उसे लगा कि किम शिन उसका असली रूप है। उसने यह देखने के लिए जेल में काम करना शुरू किया कि ईश्वर ने किम शिन के लिए क्या सजा तय की है, लेकिन पता चला कि कोई सजा नहीं हुई थी। उसे शक होने लगा कि क्या ईश्वर वास्तव में इंसानों की परवाह करते हैं। इसलिए उसने यादृच्छिक लोगों को कैंडी देना शुरू कर दिया जिसमें जहर लगा होता था, और इस तरह बड़ी संख्या में पादरी ने लोगों को मार डाला। लेकिन उसकी दिव्य सजा कभी नहीं आई। उसे एहसास हुआ कि ईश्वर को इंसानों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं और ईश्वर उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। किम शिन होश में आने पर उससे कहता है कि वो एक दिलचस्प व्यक्ति है। पुजारी तारीफ के लिए धन्यवाद देता है और उसे भगवान कहता है। तो भाइयों, कोई भी पुजारी वर्ड से अफेंड मत हो जाना। मेरा किसी भी धर्म को लेके नीचा दिखाने का कोई मोटिव नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं अजीब लड़की तेसुक से कुछ मांगती रहती है, जिसके बारे में उसे पता नहीं होता कि वह क्या बात कर रही है, जब तक कि उसे एक दौरा नहीं पड़ता और वह उससे ब्रीफकेस छीनने की कोशिश करने लगती है। आखिरकार ब्रीफकेस खुल जाता है
और उसमें से कई शीशियां गिरती हैं जिनमें फैंसी नामक नशीली दवा होती है। अचानक तेसुक का बॉस प्रकट होता है और कुछ अंगरक्षकों के साथ लड़की का रास्ता रोक देता है जो लड़की को ले जाते हैं। चश्मे वाला आदमी फिर तेसुक को फैंसी की एक खुराक इंजेक्ट करके सुला देता है। उसे एक स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है जैसा कि मेहुल के साथ हुआ था और ऐसा लगता है कि वे उसका बॉडी काटने वाले हैं। लेकिन तभी वहां कमबैक करते हुए डिटेक्टिव एक बल्ले के साथ तेसुक के बचाव के लिए आता है। डिटेक्टिव पिछली बार जैसा गलती नहीं करना चाहता था, इसलिए पहले वह फ्यूज बॉक्स को तोड़ देता है जिससे जगह की बिजली कट जाती है। चश्मे वाला आदमी डरता नहीं बल्कि अपने स्लीव्स ऊपर करके आगे बढ़ता है। ऐसा लगता है कि चश्मे वाले बूढ़े आदमी को लड़ने का अनुभव है और वह डरता नहीं है। वह अपनी गार्ड बनाए रखता है और सोचता है कि उसे बस उस पल का इंतजार करना होगा जब डिटेक्टिव हमला करने की कोशिश करेगा ताकि वह उसे गिरा सके। हालांकि डिटेक्टिव की रणनीति अधिक जटिल है। वह एक टॉर्च का उपयोग गार्ड तक पहुंचने के लिए करता है और फिर बैट से अंतिम प्रहार करता है। एक और आदमी उस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन वह अचानक टॉर्च बंद कर देता है और छिपने के लिए अंधेरे का फायदा उठाता है। फिर वह वही चाल दोबारा इस्तेमाल करता है और बाकी गार्ड को खत्म कर देता है। अब केवल बूढ़ा आदमी बचा है जो माइनर के हेलमेट वाले दूसरे बूढ़े आदमी को पकड़ लेता है और उसे जूडो थ्रो से जमीन पर गिरा देता है। वह डिटेक्टिव का पैर पकड़कर उसे तोड़ देता है लेकिन डिटेक्टिव की सहन शक्ति अत्यधिक है और वह कहता है कि अपने परिवार को खोने के दर्द की तुलना में यह कुछ भी नहीं है। वह बूढ़े आदमी तक पहुंचता है, उसकी आंखों में अपनी उंगलियां डालता है और अंत में गला घोंटकर उसे जान से मार डालता है। वह तेसुक को बचाने की कोशिश करता है लेकिन उस अजीब आदमी द्वारा मारा जाता है जो लोगों को काटता है। तेसुक उसे बचाने आता है और उस आदमी को चाकू मार देता है। बाद में जाते समय डिटेक्टिव से सब कुछ समझाने के लिए कहता है। डिटेक्टिव का पुलिस वाला बॉस उन दोनों को कार में ले जाता है जबकि डिटेक्टिव पूरी स्थिति समझाता है कि कैसे मेहुल अपना बदला लेने के लिए जेल गया है और वो एक तीर है। तेसुक यह जानकर राहत महसूस करता है कि उसका महान दोस्त मेहुल वास्तव में बिना किसी कारण के किसी को नहीं मार रहा था बल्कि इसका एक मकसद था। डिटेक्टिव उसे सुरक्षा के लिए रहने की जगह देने की पेशकश करता है लेकिन लड़का उससे उसे प्रशिक्षित करने के लिए कहता है क्योंकि अब वह भी एक तीर बनना चाहता है। जेल में चोंगमान को मेहुल का शव मिलता है और उसकी स्पष्ट मृत्यु पर शोक मनाता है लेकिन स्कारफेस अपने आदमियों के साथ आता है और उसे आंगन में दफनाने के लिए ले जाता है। उसे गड्ढा खोदकर जेल के अंदर ही दफना देता है। बल्कि दूसरी तरफ किम शिन पूरी तरह से ठीक हो गया है और पादरी उसे फुल मेंटल और उसके ही जैसे साइको भाई और एक और अजीब आदमी से मिलवाता है जो उसके प्रशंसक भी हैं और उसके इर्द गिर्द बने इस नए ग्रुप के पहले सदस्य हैं। वे उसे अपनी क्राइम की कहानियां सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने लोगों को जलाया और बंद कर दिया जिससे वे अपने नए भगवान की सहानुभूति जीतते हैं। पादरी कहता है कि वह ग्रुप के लिए और सदस्य ढूंढेगा जबकि वेदी पर चुने हुए पर प्रकाश चमकता है जिसे सच में इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह कहता है कि यह मजेदार लगता है। फिर किम शिन अपने दो नए साथियों को जेल से बाहर एक साथ घूमने का प्रस्ताव रखता है। वह अपने अधीनस्थों के साथ यूटोपिया समूह की इमारत में जाता है जहां मृतक डॉगमैन का प्रतिद्वंद्वी जोस समूह का कार्यभार का नेता है। डॉगमैन इसी समूह का लीडर बनना चाहता था लेकिन उसका ओपोनेंट डॉगमैन के मरने से अब वो खुद लीडर बन चुका है। अपने कर्मचारियों के साथ एक बैठक कर मीटिंग कर रहा है। तभी वहां तीनों अचानक अंदर घुस जाते हैं। किम शिन उस आदमी से पूछता है कि क्या उसे कम से कम डॉगमैन को मारने का इनाम नहीं देना चाहिए क्योंकि उसी ने उसके प्रतिद्वंद्वी को मारा था। वह उस कॉम्प्लेक्स की मांग करता है जो पहले डॉगमैन का था क्योंकि उसे अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए एक जगह चाहिए। यूटोपिया का न्यू बॉस डरा हुआ नहीं लगता और बिना किसी शिकायत के उसे दे देता है ताकि वह परेशान न करे। उसके बाद उनके पास शहर में घूमने के लिए 3 दिन होते हैं। किम शिन उनसे कहता है कि वह अलग हो जाए और जो चाहे करे और फिर जेल के गेट पर मिले। मोटा आदमी मस्ती करने जाता है लेकिन जो एक और आदमी होता है वह कहता है कि वह उसके साथ जाना चाहता है। फिर किम कहता है कि वह अपनी माँ के घर जाना चाहता है। दूसरी तरफ बंकर में जहां मेहुल ने प्रशिक्षण लिया था हम देखते हैं कि डिटेक्टिव तेसुक के कौशल का परीक्षण कर रहा है। तेसुक उसे मारता है लेकिन वह बिल्कुल भी धीमा है, इसीलिए डिटेक्टिव उससे कहता है कि वह एक तीर नहीं बन सकता लेकिन वह इस विचार पर जोर देता है जिस पर डिटेक्टिव उसे एक चाकू देता है और कहता है कि वह सड़कों पर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जो जीने के लायक नहीं है और उसे मार डाले।
डिटेक्टिव यह सोचता है कि वह ऐसा नहीं कर पाएगा और जल्द ही हार मान लेगा, क्योंकि तेसुक पर अटैक के बाद वह अपनी रियल पावर में नहीं थे और डिटेक्टिव उसे खतरे में नहीं डालना चाहता था। तेसुक उस दुकान से गुजरता है जहां सिया काम करती है और उससे बात करने के लिए रुकता है और दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि तेसुक की जॉब कैसी चल रही है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन वहां खाना खा रहा एक आदमी उनसे कहता है कि वे बहुत शोर कर रहे हैं और चुप हो जाइए, और फिर उनका अपमान करता रहता है। तेसुक उसे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन सिया उसे कोई समस्या पैदा करने से रोकती है और कहती है कि बस उसे अनदेखा करो। वह आदमी कहता है कि उसकी भूख मर गई और उनका अपमान करते हुए वहां से चला जाता है। इस हिस्से में सिया द्वारा कहा गया एक वाक्य काफी उल्लेखनीय है। कोई गंदगी से इसलिए बचता है क्योंकि वह गंदी होती है, इसलिए नहीं कि वह डरावनी होती है। गंदगी की बात करें तो वह मोटा आदमी जाने से पहले अपनी गंदगी साफ किए बिना ही चला जाता है, जिससे तेसुक का सब्र का बांध टूट जाता है और वह उसका सामना करने के लिए बाहर निकल जाता है। उसकी बदकिस्मती से वह आदमी किम शिन का मोटा का वही जेल वाला अनुयायी निकलता है। तेसुक सीधे उस पर चाकू से वार करता है, लेकिन मोटा आदमी अपनी चर्बी की वजह से बच जाता है और उसे कोई ज्यादा चोट नहीं आती और वह पलटकर तेसुक को छुरा घोंप देता है। तेसुक घुटनों के बल गिर जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी आंखों में कुछ बदलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही हम यूटोपिया के लीडर को एक वैज्ञानिक से फैंटेसी यानी एक तरह के उत्पादन के बारे में बात करते हुए देखते हैं। वैज्ञानिक कुछ साइड इफेक्ट्स का जिक्र करता है। पता चलता है कि कुछ प्रतिशत लोग एक असामान्य अवस्था में चले जाते हैं, जिसमें वह बेहद आक्रामक हो जाते हैं और दर्द महसूस नहीं कर सकते। लीडर को इसकी परवाह नहीं है और वही वैज्ञानिक से कहता है कि उत्पादन वैसे ही जारी रखें, वरना वह उसके पूरे परिवार को मार डालेगा। हम देखते हैं कि परीक्षण के लिए इस्तेमाल किए गए चूहों में से ज्यादातर मर गए थे, केवल एक ही बचा था जो उस असामान्य अवस्था में चला गया था और उसने अपने बाकी साथियों को मार डाला था। तेसुक भी इसी अवस्था में चला गया है और एक अमानवीय ताकत से मोटे आदमी पर हावी होने लगता है। वह डर के मारे माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन तेसुक दोनों हाथों से किम शिन की तरह ही उसका मुंह खोल देता है और पिटाई जारी रखता है। मोटा आदमी अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन अब तेसुक को कोई नहीं रोक सकता, जो उसे लगातार मारता रहता है। उसे केवल उसकी दोस्त सिया की आवाज रोकती है, जो उसे पुकारती है। वह जो देख रही है उससे डरी हुई है और पूछती है कि उसने यह क्या किया है। तेसुक उसके पास आता है, उसका भी गला पकड़ता है, क्योंकि आपको याद होगा तेसुक के बॉस ने इसको भी एक डोज दे दिया था, इसलिए तेसुक पागल हो गया है। ये उसी नशीली दवा का साइड इफेक्ट है। तेसुक अपनी सिया का गला घोंटने लगता है। तभी डिटेक्टिव तेसुक के पीछे से आता है और उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। इसके बाद हमें यहाँ से हम एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार से मिलवाया जाता है। यह एक आदमी है जो उस अनाथालय को दान दे रहा है जहाँ मेहुल और तेसुक बड़े हुए थे। यह एक दयालु और मिलनसार आदमी लगता है, जो बच्चों और आसपास के लोगों के साथ घुल मिल जाता है, बुजुर्गों और जानवरों को खाना खिलाता है। यूटोपिया के मुख्यालय में लीडर इस बात की योजना बना रहा है कि किम शिन से निपटने के लिए जेल में किसे भेजा जाए। वह कहता है कि वे मास्टर ली को भेजेंगे, जो समूह के इतिहास में एक महान हत्यारा था। वह बताता है कि मास्टर ली ही वह कारण था जिसकी वजह से समूह आज इस मुकाम पर पहुंचा है कि उसने दिवंगत संस्थापक की जान हजारों बार बचाई थी। और जब चीनी ट्रायड गैंग ने दक्षिण कोरियाई क्षेत्र में विस्तार करने की कोशिश की, तो उनके सदस्यों से छुटकारा पाने का विशेष जिम्मा उसी का था। वह दावा करता है कि मास्टर ली न केवल किम शिन से ज्यादा मजबूत था, बल्कि किसी से भी ज्यादा मजबूत था, और इस तरह वह अपने आदमियों को उसे खोजने के लिए भेजता है। जेल के आंगन में चोंगमान मेहुल को जमीन से बाहर निकालने की तैयारी करता है, क्योंकि जब उसने उसे अपने कमरे में बेहोश पाया था तब भी उसे हल्की धड़कन महसूस हुई थी। वह उसे बाहर निकालता है और उसे अपने ऊपर लाद कर ले जाने लगता है। तभी जेल का डायरेक्टर वहां आ जाता है और चोंगमान को लगता है कि वह उन्हें रोकेगा, लेकिन जेल का डायरेक्टर उनकी मदद करने की पेशकश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेहुल ही उस नर्क जैसी जगह से बाहर निकलने की उनकी एकमात्र उम्मीद है। इधर यूटोपिया का लीडर मास्टर ली से बात करता है, जो अब संगठन के साथ कोई लेना देना नहीं रखना चाहता, लेकिन लीडर उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जो उसने खुद किया था
कि वह संगठन के भीतर अपने वरिष्ठों के आदेशों से कभी इनकार नहीं करेगा और ऐसा न करने पर उसे सजा मिलेगी। मास्टर ली को गुस्सा आता है, लेकिन लीडर वादा करता है कि अगर वह यह एक आखिरी काम कर दे तो वह उसे आजाद कर देगा। वो उसे बताता है कि उसे एक जेल में जाकर एक व्यक्ति का काम तमाम करना होगा और वो कोई और नहीं बल्कि किम शिन होगा, और उसे अपने लक्ष्य की तस्वीरें दिखाता है जो किम शिन होता है, जिससे वह अतीत में मिल चुका था। भाइयों, ये आदमी का पास्ट और डिटेक्टिव का पास्ट कैसे किम शिन से मिलता है, आपको पता लगेगा। कहानी में अब एक खतरनाक ट्विस्ट आने वाला है, तैयार रहो। सीन शिफ्ट होता है जेल के अंदर, जहां मोटा कैदी चलता फिरता टैंक मोटा आदमी पूरी तरह से पिटा हुआ जेल में वापस आता है। किम शिन उसका स्वागत करता है और कहता है कि वह बहुत देर से आया है। मोटा आदमी बहाना बनाने की कोशिश करता है और कहता है कि वह एक पागल हरामखोर से मिला जो लगभग उसे मार ही डालता। यह सुनकर किम शिन इस विडंबना पर हंसने लगता है कि कैसे एक साइको किलर लगभग एक पागल हरामखोर के हाथों मर ही गया था। फिर वह कहता है कि उसे कमजोर लोगों और समय के पाबंद न रहने वाले लोगों से नफरत है। जब मोटा आदमी बहाने बनाने की कोशिश कर रहा होता है, किम शिन उसकी सेवाओं के लिए धन्यवाद करता है और उससे अच्छे आराम की कामना करता है। उसका एक और ग्रुप मेंबर चुपचाप मोटे आदमी के पीछे खिसक जाता है और उसकी गर्दन में चाकू घोंपकर उसे मार डालता है। पादरी अनुयायियों के एक नए ग्रुप की ओर मुड़ता है और इस बेकार मोटे को एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करते हुए जोर देकर कहता है कि अगर वे बाहर घूमने जाते हैं तो उन्हें समय पर वापस आना चाहिए। जेल का डायरेक्टर चोंगमान और मेहुल को एक भूमिगत सुविधा में ले जाता है, जिसके बारे में लगभग सभी लोग अनजान थे। इसका इस्तेमाल अतीत में राजनैतिक कैदियों को रखने के लिए किया जाता था। चोंगमान मेहुल को एक अस्थायी बिस्तर पर लिटाता है और उसे कुछ सलाइन ड्रिप लगाता है। मेहुल के एंटीबॉडीज जहर से लड़ रहे थे, जबकि वह अपनी चेतना में किम शिन से लड़ रहा था, जिसे वह अपने सपनों में भी उस साइको को नहीं हरा पा रहा होता है। वह उसे एक विशाल दानव के रूप में देखता है, को एक खिलौने की तरह तोड़ देता है। फिर वह अपने पिता को उंगलियों पर सूली पर चढ़ा हुआ और डिटेक्टिव को यह कहते हुए देखता है कि वह एक नाकारा है। साथ ही अपने परिवार को यह कहते हुए देखता है कि अगर उसने किम शिन को नहीं मारा तो वह सब मर जाएंगे। आखिरकार वह जाग जाता है और ऐसा लगता है कि वह एक बच्चे की मानसिकता में लौट आया है, क्योंकि वह बस इतना ही कह सकता है कि उसे किम शिन से डर लगता है। इधर जेल में मास्टर ली जेल पहुंचता है और स्कारफेस से मिलने जाता है, जो अपने गिरोह के साथ है। वह उसे बचपन से जानता है और उसके साथ कृपालुता से पेश आता है। एक अधीनस्थ हस्तक्षेप करता है, लेकिन ली उसे एक झटके से हटा देता है। स्कारफेस अपने आदमियों को उस पर हमला करने का आदेश देता है। ली आसानी से सफाई करता है और बिना एक बूंद पसीना बहाए सभी को जल्दी से खत्म कर देता है। फिर वह स्कारफेस से आत्मसमर्पण करने और अपने गिरोह का नियंत्रण यूटोपिया के लीडर को सौंपने के लिए कहता है। स्कारफेस पूरी तरह से डरा हुआ कायरता पूर्वक वहां से भाग जाता है। फिर मास्टर ली जेल में घूमता है जब तक कि वह उन भूमिगत सुविधाओं तक पहुंच जाता है जहां मेहुल था, क्योंकि उसने आने से पहले सब पता किया था और उसे मेहुल के बारे में सब पता चलता है। मेहुल यह न जानते हुए कि वह कौन है, यह सोचकर उस पर हमला करता है कि वह एक दुश्मन है, लेकिन मास्टर ली आसानी से हमले को रोक देता है। मेहुल अपने दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर मुक्का मारता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता और ली उसे एक जोरदार मुक्का मारता है जो उसे एक ही बार में गिरा देता है। मेहुल उठता है और ली पर झपटता है, उसके चेहरे पर खून थूकता है और एक विशाल हत्या के इरादे से कुछ सिर से टक्कर मारता है। मास्टर ली तब मेहुल के विचार को समझ जाता है, जिसकी वहां से जिंदा निकलने की कोई योजना नहीं थी। वह कहता है कि मेहुल सोच रहा था कि उसे मरने की परवाह नहीं है जब तक कि उसका दुश्मन मर जाए, और वह यह भी कहता है कि यह मानसिकता कमजोर और दयनीय थी। मास्टर ली अंत में उसे काबू में कर लेता है और पूछता है कि उसे कैसे लगता है कि एक लाश एक जीवित शरीर को हरा सकती है। बाद में मेहुल और चोंगमान के सामने होश में आता है। मास्टर ली कहता है कि उसके दोस्त ने उसे सब कुछ बता दिया है कि वह भी उसी तरफ है, क्योंकि वह भी किम शिन को मारने के लिए यहाँ है। वो उससे यह समझाने के लिए कहता है कि उसने उसकी मानसिकता को कमजोर क्यों कहा। मास्टर ली उसे मियामोतो मुसाशी की कहानी सुनाता है, जो एक महान समुराई था। एक बार उसका एक और समुराई सासाकी कुशिरो के साथ द्वंद्व युद्ध था। मियामोतो जानबूझकर द्वंद्व युद्ध में देर से पहुंचा बिना माफी मांगे, जिससे सासाकी को गुस्सा आया और उसने अपनी
अपनी तलवार की मियान फेंक दी, जिस पर मियामोतो ने जवाब दिया, अपनी तलवार मन में न रखना हार मानने के बराबर है। मास्टर ली की व्याख्या यह है कि जो आदमी लड़ाई के बाद अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचता वह अंततः हार जाएगा। ली मेहुल को बताता है कि पहले जीवित रहने के बारे में सोचना चाहिए। जो मरने तक लड़ेगा वह अंततः मर जाएगा। इसके बाद हम डिटेक्टिव के बॉस को अपने अपार्टमेंट पहुंचते हुए देखते हैं, जहां वह अपने अतीत के बारे में सोचता है कि अगर उसने किम शिन को मार दिया होता तो यह सब कैसे टाला जा सकता था। यह सीन रेफर करती है जब मानहवा के स्टार्ट में किम शिन ने डिटेक्टिव के फैमिली को मारा था। तब इसी पुलिस वाले ने किम शिन को डिटेक्टिव से बचाया था और जेल भेजा था। वह खुद को एक कायर मानता है जो निर्णय लेने से बहुत डरता है, इसलिए वह कानूनों के पीछे छिप जाता है। किम शिन जो पहले ही उसके अपार्टमेंट में घुस आया था, उसके विचारों में खलल डालता है। वो अपने पिता डिटेक्टिव की तलाश में है। पुलिस वाला एक स्टील की छड़ी उठाता है और कहता है कि वह यह जानते हुए भी उसका सामना करने के लिए बहादुर है कि वह मरेगा, लेकिन किम शिन दावा करता है कि वह जिएगा और सब कुछ सामान्य कर देगा। और दूसरी तरफ डिटेक्टिव तेसुक को लड़ना सिखा रहा था। डिटेक्टिव उसे एक चाकू देता है और खुद भी एक चाकू रखता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान तेसुक की नाक में चाकू लग जाता है और तभी वह फिर से खुद पर से होश खो देता है और वह डिटेक्टिव को मारने के लिए पहले जैसे पागल होने लगता है। तेसुक पागल होकर उसे मारने ही वाला था, तभी डिटेक्टिव उसके पेट में लात मारकर उसे दूर कर देता है। तभी वहीं पिंक हेयर बॉल वाली लड़की आती है जो डिटेक्टिव के ही साथ होती है। फिर वह तेसुक को उस नशीली दवा का एंटीडोट वाला इंजेक्शन लगा देती है। तभी और एक आदमी इधर आता है। इसके बाद सीन बदल जाता है। मास्टर ली ध्यान कर रहा है। मेहुल उसे कहता है कि वह एक बुरा आदमी नहीं लगता और पूछता है कि वह यूटोपिया के लिए क्यों काम करता है। तो भाइयों में जिस ट्विस्ट के बारे में बात कर रहा था, अब इसका टाइम आ गया है। मेहुल के ये पूछने पर मास्टर ली बताता है कि यूटोपिया ने उन लोगों के रिश्तेदारों को बंधक बना लिया था जिनको उसने मारा था। वह बताता है कि जवानी में उसे दूसरों को मारने में मजा आता था और वह अपनी ताकत पर घमंड करता था। यूटोपिया के डायरेक्टर के लिए और अपने अहंकार के लिए अनगिनत विरोधियों को मारता था। एक दिन उसने कुछ ऐसा सुना जिस पर वह आम तौर पर ध्यान नहीं देता। एक मरता हुआ व्यक्ति अपनी दादी और माँ से माफी मांग रहा था। उसने तब इसे महत्व नहीं दिया, लेकिन जब उसने सोने की कोशिश की तो वह उन लोगों की आवाजों को नहीं भुला सका जिन्हें उसने मारा था, जो उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसे कई रातें बिना सोए गुजारनी पड़ी, जब तक कि उसने उन लोगों के परिवारों की तलाश करने का फैसला किया जिन्हें उसने मारा था। सभी घरों का दौरा करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने जिन्हें भी मारा था वे सभी इंसान थे, लेकिन वो नहीं था, वो एक राक्षस था। वो बताता है कि उसने उस बूढ़े डायरेक्टर के साथ काम छोड़ने की कोशिश की और उसने उसे एक आखिरी काम करने की शर्त पर इसकी इजाजत दी, एक माँ और उसके बेटे को मारना। सीन चेंज होता है। हम चीफ डिटेक्टिव के अपार्टमेंट को टुकड़ों में देखते हैं। ऐसा लगता है कि उसने किम शिन के लिए चीजें इतनी आसान नहीं की और काफी मजबूत साबित हुआ, लेकिन जाहिर है वह मर गया और किम शिन उसके शरीर को एक सूटकेस में लेकर जेल लौट रहा था और उल्लेख करता है कि उसने अब सभी को इकट्ठा कर लिया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उसका क्या मतलब है। हम देखते हैं कि कैसे मास्टर ली किम शिन और उसकी माँ को नहीं मार सका। इसके बजाय उसने लड़के को एक नोट लिखा जिसमें एक डिटेक्टिव का नंबर था जिस पर वह भरोसा करता था और वह कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव था। उसने उसे बताया कि अगर उसके जैसा कोई फिर से उस घर में आए तो उस नंबर पर फोन करना। जब वह चला गया तो जिमश अपनी माँ को दिलासा देता है और उसे शांत करता है और कहता है कि सब ठीक है, कि वह उसकी है और केवल वही उसे मार सकता है। जब ली बूढ़े डायरेक्टर के पास लौटा तो उसे पता चला कि वह महिला उसकी सौतेली बहन और फैंसी ड्रग की निर्माता थी और वह उसे बताता है कि वह उसे मारने में असफल रहा, इसलिए उसे उसके आदेशों का पालन करना जारी रखना होगा, वरना वह उसके पीड़ितों के सभी रिश्तेदारों को मरवा देगा। इस तरह ली बताता है कि कैसे वह एक ऐसे चक्र में फंस गया जहां उसे लोगों की एक सूची को बचाने के लिए मारना पड़ता था जो बढ़ती ही जा रही थी। एक ऐसा चक्र जिसे उसने सोचा था कि बूढ़े की मृत्यु के बाद उसने तोड़ दिया है, लेकिन अब में वापस आ गया है तो वह किम शिन को मारने के लिए दृढ़ है, भले ही वह मर जाए। और वह मेहुल से कहता है कि वह जिसके साथ प्यार करता है उसके पास वापस जाए और एक साधारण और खुशहाल जीवन जिए।
वह समय आता है जब मास्टर ली चर्च में किम शियन से मिलने जाता है और पूछता है कि क्या उसे वह याद है। किम शियन कहता है कि वह अपने उपकारी को कैसे भूल सकता है। ली कहता है कि वह उस जान को लेने आया है जो उसने उसे दी थी। किम शियन तुरंत पलटकर कहता है, जो चीज एक बार दे दी उसे वापस कैसे ले सकते हो। इतना सुनते ही टीचर ली छलांग लगाकर उसकी एड़ी सीधे किम शियन के चेहरे पर मारता है, लेकिन भारी वार के बावजूद किम शियन तुरंत पलटवार करता है। टीचर ली उसकी टांग पकड़कर उसे दूर फेंक देता है और कहता है, उस दिन मैंने तुझे छोड़ दिया था, इसलिए बाद में मुझे और भी लोगों को मारना पड़ा। किम शियन गुस्से में कहता है, इसका दोष मुझ पर कैसे डाल सकते हो? तुम खुद को मार सकते थे, वो सबसे आसान रास्ता था। या फिर तुम्हें भी मजा आता था लोगों को अपने हाथों का खिलौना बनाना, उनके परिवार और जिंदगी बर्बाद करना और फिर उन्हें मार देना, क्योंकि आप और मैं एक जैसे हैं साहब, हम दोनों राक्षस हैं। उसकी बात सुनकर टीचर ली उस पर जोरदार मुक्का और फिर लात बरसाता है। तभी स्कारफेस उनकी लड़ाई के बीच आ जाता है और धमकी देता है कि उन सभी पीड़ित परिवारों की जान उसके हाथ में है, बस फोन पर आदेश देने की देर है। और उनके बदले वो मेहुल का सिर मांगता है। लेकिन तभी किम शियन स्कारफेस का सिर पकड़कर ठंडे स्वर में कहता है, मैं मजे ले रहा था और तू हरामी बीच में कूद पड़ा। टीचर ली जांग से गिड़गिड़ाकर ऐसा न करने को कहता है, लेकिन स्कारफेस फिर भी आदेश दे देता है, सबको मार दो। ये शब्द सुनते ही किम शियन की भारी लात स्कारफेस को लगती है और वह मुस्कुराकर टीचर ली से कहता है, बधाई हो टीचर ली, अब तू आजाद है। किम शियन की इस हरकत से टीचर ली के अंदर बची आखिरी इंसानियत भी टूट जाती है और अब वह किम शियन को किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि एक राक्षस की तरह खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ तेसुक को फिर वही सपना आता है और इस बार उसे अपनी माँ का चेहरा दिखाई देता है। उसे ये भी याद आता है कि उसने कभी सील को मारने की कोशिश की थी। वह डिटेक्टिव से सब कुछ बताने को कहता है और पूरी सच्चाई सुनने के बाद कुछ देर चुप रहता है। फिर वह कहता है कि शायद उसकी ताकत से बुरे लोगों को हराया जा सकता है, लेकिन डिटेक्टिव उसे ठीक करके साधारण जिंदगी में वापस भेजना चाहता है। तेसुक जवाब देता है, जब तूने कहा था कि मैं तीर बनूं, तो क्या वो झूठ था? मुझे याद आ गया कि मैं पुलिस क्यों बनना चाहता था। अब मैं भी मेहुल की तरह बदला चाहता हूँ, लेकिन मैंने मेहुल से वादा किया था कि उसे बचाऊंगा। इसके बाद वह उस किराने की दुकान की तरफ जाता है जहाँ सिया काम करती थी। तभी उसे पता चलता है कि फैंटेसी ड्रीम के लोग उसके अनाथालय में आग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तेसुक उन्हें रोकता है और कहता है, अब मैं तुम जैसे बुरे लोगों को सजा दे सकता हूँ, क्योंकि मैं साधारण आदमी नहीं हूँ। इसके बाद वह अकेले ही उन गुंडों पर टूट पड़ता है। एक आदमी को घुटने से गिराने के बाद दूसरे का हाथ पकड़कर उसे सिर से मारता है और तीसरे के बेसबॉल बैट के वार से बचकर उसे भी जमीन पर पटक देता है। आखिरी आदमी को भी बेरहमी से पीटने के बाद तेसुक को होश आता है और वह खुद से कहता है, ये अपराध नहीं है, ये इंसाफ है। तभी अनाथालय का फादर उसे देख लेता है और हैरान होकर कहता है, तू आखिर कर क्या रहा है? फादर उसे अनाथालय से दूर रहने को कहता है। वह मानता था कि प्यार किसी को भी अच्छा इंसान बना सकता है, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि तेसुक इतने प्यार के बाद भी मेहुल जैसा क्यों बनना चाहता है। तभी एक गाड़ी रुकती है और अंदर से एक आदमी तेसुक को अपने साथ आने का प्रस्ताव देता है। वह कहता है कि उसे तेसुक की काबिलियत पसंद है और वह उसे हीरो बनाकर बुरे लोगों को सजा दिलवाएगा। तेसुक मना करते हुए फादर से कहता है कि उसे इस हालत में देखने के लिए माफ करना और अब तक उसकी परवरिश करने के लिए शुक्रिया, क्योंकि वह अब साधारण आदमी नहीं रहा। हमें पता चलता है कि तेसुक के अंदर उस नशीली दवा का असर अब पूरी तरह अपना रंग दिखाना शुरू कर चुका है। अब जब भी तेसुक अपना खून देखेगा, उसके अंदर वो खतरनाक पागलपन जाग उठेगा और देखते ही देखते वो एक शांत इंसान से एक ऐसे खूंखार इंसान में बदल जाएगा जिसे खुद पर भी काबू नहीं रहेगा। यानी उसका अपना खून ही अब उसके लिए सबसे बड़ा ट्रिगर बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सीन सीधा जेल में शिफ्ट होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्कारफेस ने टीचर ली के हाथों मारे गए लोगों के परिवारों को भी निशाना बना लिया है। टीचर ली इतने सालों से उन्हीं लोगों के परिवारों की देखभाल करता आ रहा था जिनकी मौत की जिम्मेदारी कहीं न कहीं उसके कंधों पर थी। वो उनके लिए सिर्फ इसलिए जी रहा था क्योंकि उसके दिल में उन मौतों का गहरा गिल्ट था। शायद उसे लगता था कि वो उन परिवारों की थोड़ी सी मदद करके अपने किए हुए पाप का बोझ कुछ कम कर पाएगा। लेकिन अब स्कारफेस उन सभी लोगों को खत्म करने का ऑर्डर दे देता है और ये खबर टीचर ली के लिए किसी सजा से कम नहीं थी, क्योंकि अब उसके पास जीने की वो
आखिरी वजह भी नहीं बची थी जिसके सहारे वो इतने सालों से अपनी जिंदगी काट रहा था। उसने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा था, बस इतना चाहता था कि जिन लोगों की जिंदगी उसके कारण बर्बाद हुई उनके परिवार कम से कम ठीक से जी सकें। लेकिन अब स्कारफेस उन लोगों को भी उससे छीनने वाला था। तभी किम शिन टीचर ली के सामने ऐसी बात कहता है जो सीधे उसके दिल पर लगती है। किम शिन उससे कहता है, आप जिन लोगों के लिए अब तक जी रहे थे अब उनमें से कोई भी नहीं बचा। अब टीचर ली आप आजाद हैं। और भाइयों, ये सुनने में भले ही एक छोटी सी बात लगे, लेकिन टीचर ली के लिए इसका मतलब बहुत बड़ा था, क्योंकि जिस इंसान ने इतने सालों तक अपने गिल्ट के साथ जीना चुना था उसके पास अब खुद को रोकने की कोई वजह ही नहीं बची थी। उसके अंदर का दर्द, गुस्सा और पछतावा सब एक साथ बाहर आने लगता है और यहीं से टीचर ली का एक नया रूप सामने आता है। वो टीचर ली नहीं रहा जो अपने गुनाहों का बोझ उठाकर चुपचाप जिंदगी जी रहा था। अब वो एक मॉन्स्टर बन चुका था, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं था। और जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तब वो कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा अब हमें टीचर ली को देखकर होने वाला था। अब उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद था, किम शिन को खत्म करना, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े, चाहे रास्ते में कोई भी क्यों न आए। अब टीचर ली किसी भी कीमत पर किम शिन को छोड़ने वाला नहीं था। और सच कहूं भाइयों, अब इस मनहवा में असली मजा आना शुरू हो गया है। कहानी जितनी आगे बढ़ रही है उतना ही हर किरदार का असली चेहरा सामने आ रहा है और अब टीचर ली और किम शिन के बीच जो होने वाला है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को एक साथ रखा है, जिसमें मैंने मैनवा के 35 चैप्टर तक की पूरी कहानी आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है। मुझे पता है कि अगला पार्ट आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है और कई बार आप लोग इंतजार भी करते हो, तो उसके लिए सच में सॉरी यार। पार्ट आने में थोड़ा टाइम लगे तो नाराज मत होना यार, क्योंकि मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि जब वीडियो आए तो अच्छे से तैयार करके आए। तो भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। आई एम योर होस्ट नेक्सो एंड यू आर वॉचिंग नेक्सो मनवा एक्सप्लेनेशन सीरीज।